हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 10 जो कि लास्ट चैप्टर है, लॉ एंड सोशल जस्टिस के बारे में। लॉ आप जानते ही हैं, कानून के बारे में, जो कि हमारी पार्लियामेंट बनाती है ना। हर गवर्नमेंट में मतलब कि हर कंट्री में गवर्नमेंट होती हैं जो कि जो है लॉज बनाती हैं, जो हमारी कंट्री में सोशल जस्टिस लेकर के आए हैं ना। सभी लोगों को इक्वालिटी मिले, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। सोशल जस्टिस क्या होता है, मतलब कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और सबको इक्वल प्रिविलेजेस मिले, है ना। किसी को ज़्यादा किसी को कम ना मिले। ऐसा ना हो कि एक इंसान बहुत सारा पैसा लेके बैठा है, बहुत सारा फूड वेस्ट कर रहा है और एक इंसान जो है उसको खाने तक को नहीं मिल रहा है। तो ये सोशल जस्टिस नहीं होता है। सोशल जस्टिस में सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, सभी लोगों के पास में जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, प्रिविलेजेस होनी चाहिए और जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या आप रिकॉल कर सकते हो स्टोरी ऑफ शॉर्ट, जो क्लास 7th में आपने पढ़ी थी, 7th की बुक में, जिसमें ना मार्केट की एकदम चेन थी, पूरी ना चेन ऑफ मार्केट थी, जो कि लिंक थी प्रोड्यूसर, जो कि कॉटन मतलब उगाते हैं सबसे पहले, जो खेत में मजदूर जो होते हैं वो काम करते हैं। पहले देखा था कि उनके साथ भी कितना गलत होता है। मनी लेंडर्स जो होते हैं मनी लेते हैं ना, और फिर उनको फंसा लेते हैं, कम वेजेस में उनको काम करना पड़ता है। फिर जो भी उनकी फसल होती है तो उसको सस्ते दामों में वो ख़रीद लेता है, जो उनको उधार देता है ना, तो वही उनसे ख़रीद लेता है सस्ते दाम में, फिर उनको महंगे में बेच देता है जो मार्केट में, है ना। तो इस तरीके की हमने चेन देखी थी, बायर ऑफ द शर्ट तक की पूरी देखी थी, कि जो हमारे यहाँ बन के जाता है फिर वो फ़ॉरेन में बहुत महंगे में बेचा जाता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जो प्रोड्यूसर होता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है जो वहाँ पर ख़रीदते हैं, वो मतलब कि जो बेचते हैं वो, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हमने पूरी देखी थी स्टोरी ऑफ शॉर्ट की, जो आपको याद होगी शायद, है ना। तो नहीं भी होगी, है ना, क्लास 7th की बात है। बाइंग एंड सेलिंग वॉज टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। तो जो खरीदा और बेचा जाता है ना, तो पूरी चेन में अगर देखें ना, तो खरीदा और बेचा जाता है। पहले होलसेल से लिया जाता है ना, जैसे कि पहले प्रोड्यूसर से लिया, फिर उसके बाद में जो इंटरमीडिएटरी रहता है, जो बीच वाला आदमी, तो वो बेचता है, फिर होलसेल में जाता है, फिर उसका कपड़ा वगैरह बनता है ना। तो बहुत बड़ी चेन होती है। मैनी ऑफ द पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट। तो बहुत सारे लोग जो हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो प्रोडक्शन ऑफ शर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर कॉटन आ भी गए ना, तो पहले उसके धागे बनते हैं, फिर वो धागे से पूरा कपड़ा बनता है, फिर वो कपड़े से शर्ट बनती है। तो बहुत बड़ी चेन होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग इसमें कनेक्टेड होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट में, है ना, द स्मॉल फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन। तो जो एक छोटा सा किसान है, तो वो पहले कॉटन को प्रोड्यूस करता है ना, मतलब कि वो अपनी फसल लगाते हैं, कॉटन की, कॉटन होता है। फिर उसके बाद में वीवर ऑफ ए रोड और द वर्कर्स गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। ये रोड जो है ना जगह है, ठीक है। तो जो वीवर्स हैं, जो कि बुनकर हैं, जो बुनते हैं ना, तो और वर्कर हो गए गारमेंट फैक्ट्री के, जो शर्ट बनाते हैं, तो वो भी और जो एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है जो कि बाहर बेचती है। सब लोग कुछ ना कुछ जो है ना फेस्ड एक्सप्लॉयटेशन फेस करते हैं और अनफेयर सिचुएशन फेस करते हैं मार्केट में। मतलब कि उनको ना उनके साथ में गलत होता है। गारमेंट फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो भी काम करते हैं, तो उनको भी कम वेजेस मिलती है, कम पैसे मिलते हैं काम करने के लिए। मार्केट्स एवरीवेयर टेंड टू बी एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ पीपल, वेदर एज वर्कर्स, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। मार्केट में ना सबके साथ में थोड़ा थोड़ा गलत होता है। जैसे कि वर्कर्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं और प्रोड्यूसर, तीनों लोगों के साथ में गलत होता है। वर्कर्स जो कि काम कर रहे हैं, कंज्यूमर जो कि उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और प्रोड्यूसर जो कि किसान हो गया जिसने उसको उगाया है। टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन, लोगों के साथ में गलत ना हो, इसलिए गवर्नमेंट जो है कानून लेकर के आती है, लॉ बनाती है। दीज लॉ ट्राई टू इंश्योर दैट द अनफेयर प्रैक्टिसेस आर केप्ट एट अ मिनिमम इन द मार्केट। ये जो लॉज होते हैं ये इंश्योर करते हैं, मतलब ऐसा करते हैं कि जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर गारमेंट फैक्ट्री है, उनको जो दाम घटाना है, शर्ट का फ़ायदा, जो प्रॉफिट लेना है, तो वो क्या करेंगे कि जो वर्कर्स हैं ना, उनकी सैलरी, जो उनकी वेजेस रहेगी उसमें कमी कर देंगे, ठीक है। तो वर्कर्स के साथ में गलत होगा, इसलिए गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट लेकर के आई, ठीक है। ताकि जो एक मिनिमम जो वेज है वो तो मिलनी ही चाहिए, उससे कम नहीं मिलेगी किसी भी वर्कर को, मतलब कि वो कानून का उल्लंघन होगा अगर उससे कम दी जाती है तो, है ना। तो एक मिनिमम देनी चाहिए। लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन। एक हम सिचुएशन देखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉ लॉ मतलब कि कानून, है ना। तो दिस इज़ द इशू ऑफ वर्कर्स वेज। तो वर्कर्स की वेजेस का देखेंगे हम, कि जो वर्कर्स को पेमेंट मिलती है ना उनके काम के लिए, उसके बारे में। प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे बिजनेस पर्सन हो, नॉर्मली वांट टू मेक एज मच एज प्रॉफिट एज दे कैन। तो जो प्राइवेट वाले होते हैं ना, चाहे कॉन्ट्रैक्टर भी हो गए, चाहे बिजनेसमैन भी हो गए, तो सभी लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है। दे वर्क ऑन प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट के बिना उनका धंधा नहीं चल सकता, है ना। मतलब अगर जहाँ से प्रॉफिट नहीं होता वहाँ से वो काम नहीं करते, ओके। तो यहाँ पर ना अगर उनको प्रॉफिट चाहिए ना, तो उनको कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे कि कभी कभी जो कंपटीशन हो जाता है बहुत ज़्यादा मार्केट में, तो उनको जो अपने प्रोडक्ट के दाम घटाने पड़ते हैं ना, जो भी अपना सामान बेच रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, दे माइट डिनाई द वर्कर्स देयर राइट एंड नॉट पे देम वेजेस। तो वो क्या करते हैं, वर्कर्स की ना जो अधिकार है उसका उल्लंघन करते हैं और उन लोगों को जो है पेमेंट नहीं करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इन द आइज ऑफ द लॉ इट इज़ इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस। तो अगर हम अपने अपने कानून के अकॉर्डिंगली देखें तो ये बहुत ही गलत है और इलीगल है, कानून का उल्लंघन माना जाएगा अगर किसी व्यक्ति से आप काम लेते हैं और उसके पैसे नहीं देते हैं उसको, है ना। इसीलिए कि वर्कर्स जो हैं, जो वर्कर्स को ऐसा ना हो उनके साथ में, इनको जो है पेमेंट मिले इनके काम की, इसलिए और उनको ना सही पेमेंट मिले, मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत सारा काम करा लिया थोड़े से पैसे दिए, ये भी गलत होता है। फेयर वेजेस मिलनी चाहिए, इसलिए लॉ ऑन मिनिमम वेजेस लाया गया कि एक जो गारंटी की जाएगी मिनिमम वेजेस इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, अगर इससे कम होती है तो कानून का उल्लंघन माना जाता है। अ वर्कर हैज़ टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेजेस बाय द एम्प्लॉयर जो कि उनको रखा हुआ है काम पर, है ना, तो वो मिनिमम वेजेस तो पे करेगा। मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर्स, तो हर साल महंगाई बढ़ती है, जो मनी की वैल्यू कम होती जाती है ना, मतलब कि इन्फ्लेशन भी होता है। इन्फ्लेशन पता है ना, महंगाई कहलाती है। ओके, अगर उतने ही पैसों में वो वर्कर्स काम करते रहे हर साल, तो फिर उनका खर्चा नहीं चल पाएगा, क्योंकि मार्केट कंडीशन चेंज होती रहती है ना, जो चीज़ों के दाम बढ़ते रहते हैं, सब्जियों तक कितने ज़्यादा जो दाम बढ़ जाते हैं ना, खाने के भी। इसलिए हर साल जो गवर्नमेंट जो है रिवाइज़ करती है मिनिमम वेजेस, मतलब कि बढ़ाया जाता है मिनिमम वेजेस को। ओके, एज विद द लॉ ऑन मिनिमम वेजेस विच इज़ मीन टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स, देयर आर ऑल्सो लॉ द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द मार्केट। जैसे कि मिनिमम वेजेस जो लॉ लाया गया ताकि वर्कर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकें, वैसे ही जो प्रोड्यूसर हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को, और जो कंज्यूमर है मार्केट, मतलब कि जो आप बायर हैं, जो खरीदते हैं सामान को, तो उनके साथ भी गलत ना हो, इसलिए इसके लिए भी लॉ लाया गया। दीज हेल्प इंश्योर दैट द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री पार्टीज, वर्कर्स, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स, आर गवर्नड इन अ मैनर दैट इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेटिव। तो इनका रिलेशन इस तरीके से चलना चाहिए, जो वर्कर्स हैं, कंज्यूमर हैं और प्रोड्यूसर हैं, कि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी के साथ भी गलत ना हो, ठीक है। तो इसीलिए भी लॉ लाई जाती हैं। वर्कर्स एंड टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद, तो देखो ये टेक्सटाइल मिल है जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अहमदाबाद की मिल दिखाई गई है। फेस द ग्रेटर कॉम्पिटिशन फ्रॉम द पावर लूम्स, अ मेजॉरिटी ऑफ द टेक्सटाइल मिल क्लोज ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s। तो पावर लूम्स की वजह से इनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि जो है पावर लूम्स आ गई थी, तो ये वर्कर्स वाली मिल थी, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इनको कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा, और ना बहुत सारी मिल जो है क्लोज हो गई थी, मतलब बंद हो गई थी। ये पावर लूम्स जो होते हैं, जो ना बिजली से चलते हैं फटाफट, ओके, तो जिससे कपड़ा जल्दी बनता है। 4 to 6 लूम, तो पावर लूम्स आर स्मॉल यूनिट्स विथ 4 to 6 लूम, तो 4 से 5 लूम होती है। द ओनर्स ऑपरेट दैम विथ हायर्ड एंड फैमिली लेबर्स, तो ओनर्स उसको चलाते हैं, जो फैमिली लेबर्स होते हैं, मतलब पूरी फैमिली के लोग उसमें काम करते रहते हैं, ठीक है, और लोगों को काम पर रख लेते हैं। इट इज़ वेल नोन दैट कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन द पावर लूम्स आर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, तो ये जाना जाता है कि जो कंडीशन है ना वर्कर की, सॉरी वर्क की, उतनी अच्छी नहीं रहती है काम करने की पावर लूम्स में, है ना। तो पावर लूम्स लाई गई, तो बहुत सारी जो हैं पावर लूम्स वो बंद हो गई थी अहमदाबाद में, ठीक है। टेबल वन जो प्रोवाइड करता है, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज दिए गए हैं रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ दीज वेरियस इंटरेस्ट, ठीक है। कॉलम 2 and 3 इन टेबल वन स्टेट वाई एंड फॉर होम दीज लॉज आर नेसेसरी, तो किस क्यों और जो किन लोगों के लिए ये जो कानून ज़रूरी है। बेस्ड ऑन डिस्कशन इन द क्लासरूम यू हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग एंट्रीज इन द टेबल। ओके, तो आपको डिस्कशन करना है अपने क्लासरूम में और इसको कंप्लीट करना है, थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं। ओके, तो मिनिमम वेजेस एक्ट लाया गया, जिसके किसी के लिए ये ज़रूरी था, तो कई सारे वर्कर्स जो थे उनको काम नहीं मिलता, मतलब काम तो मिलता था पर उनको ना उनकी पेमेंट नहीं मिलती थी, है ना, तो उनके साथ में गलत होता था, है ना। बैडली नीड वर्क, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी ना काम करने की, वर्कर्स, तो उनके पास में कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती थी कि उनको ज़्यादा पे करो या फिर कम पे करो, तो वो कम पैसों में भी, सॉरी कम पे करो, मतलब जो एम्प्लॉयर से डिमांड कर सकते हैं कि मैं इतना काम करूँगा तो मुझे पैसे देगा, तो ये वाली कहलाती है बार्गेनिंग पावर। पर ये बार्गेनिंग पावर नहीं होती, इसलिए उनको ना कम पैसे में काम करना पड़ता है ना, क्योंकि उनकी मजबूरी रहती है ना। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को कुछ भी काम मिलता है तो वो तैयार हो जाते हैं, है ना, कम पैसों में भी काम करने के लिए। तो ये लॉ जो है किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, ये इंटरेस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स, जो भी काम करते हैं ना उन वर्कर्स का, फार्म वर्कर हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गए, चाहे फैक्ट्री वर्कर्स, चाहे डोमेस्टिक वर्कर्स, सारी वर्कर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लॉ स्पेसिफाइड दैट देयर इज एडिक्वेट सेफ्टी मेजर इन द वर्क प्लेस, तो जो सेफ्टी मेजर होने चाहिए, मतलब किसी को भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए काम करते वक्त। फॉर एग्जांपल अलार्म सिस्टम होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शनिंग मशीनरी की होनी चाहिए। जैसे अगर कोई फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हो, वहाँ पर कोई आग लग गई, तो लोगों को मतलब अलर्ट कर दिया नहीं, तुरंत अलर्ट करना चाहिए, है ना। और फिर इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, दूसरा दरवाज़ा भी होना जहाँ से निकल सके इमरजेंसी के लिए वो, है ना। और प्रॉपर फंक्शनिंग मशीनरी होनी चाहिए, है ना। तो ये जो है ये भी वर्कर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, जो लेबर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री वगैरह में उनका, और जो उनका प्रोटेक्ट करते होते हैं, क्योंकि उनके साथ में कई सारे जो
एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे कि किसी का हाथ वगैरह में चोट लग गई तो उनकी ज़िंदगी भर का उनको जो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो फैक्ट्री में, है ना। तो उन्हीं का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ लाया गया। लॉ रिक्वायरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ गुड्स मीट द सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव टू मीट टू सेफ्टी स्टैंडर्ड। मतलब कि जो लॉ जो है ना, ऐसा लॉ लाया गया कि उसको ना क्वालिटी ऑफ गुड्स, मतलब कोई सामान खरीदा आपने और वो लो क्वालिटी का निकला तो आपके साथ में गलत होगा ना। तो ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो लॉ लाया गया, इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ओके, और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन भी रहती है। अगर आपके साथ में कोई गलत प्रोडक्ट दिया जाता है, आपको आपके साथ में गलत होता है, तो आप नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो हेल्पलाइन है उसमें कॉल करके बता सकते हो, अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। फिर जो आपको जिसने भी ये किया है ना उसको पनिशमेंट मिलता है फिर, है ना, और आपको कंपनसेशन मिलता है उसका। कंज्यूमर माइट बी पुट टू द रिस्क विद द पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपको गलत प्रोडक्ट दिया जाता है, जैसे कि कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गया, फिर फूड हो गया, फिर मेडिसिन हो गई, है ना। तो कुछ भी गलत दिया जा सकता है। लॉ रिक्वायरिंग दैट द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स आर नॉट हाई, फॉर एग्जांपल शुगर, केरोसिन, फूड ग्रेन्स। तो लॉ कहता है कि जो जो एसेंशियल गुड्स हैं, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बिना ज़िंदगी नहीं चलती हमारी, है ना। जैसे कि चीनी हो गई, है ना, केरोसिन हो गया, तेल वगैरह, और जो फूड ग्रेन्स हो गए, अनाज हो गया, तो इनके बिना थोड़ी ना हम चल पाएंगे। ओके, मतलब लोगों को चाहिए खाने के लिए, है ना। तो ये जो है गरीब लोग जो होते हैं उनको बहुत महंगे दामों में ये सब बेचा जाता है ना। अगर इन्फ्लेशन रहेगा, महंगाई रहेगी, तो उनके साथ में गलत होगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑफ द पुअर को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो लोग अफोर्ड कर सकें, इन चीज़ को खरीद पाएँ, और गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है और ना सस्ते दामों में इनको खाना प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसमें ना कम दामों में लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो जब कोविड-19 था, तब तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी लाई गई थी, जिसमें गरीबों को जो है उनको खाना दिया गया था, अन्न दिया गया था, जो मतलब कि उनको फ्री दिया गया था, क्योंकि उनके साथ में मतलब उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, है ना, उस टाइम पर। अभी भी वो स्कीम एक्सटेंड कर दी गई थी अभी तक, मतलब कि पोस्ट कोविड-19 भी ये चीज़ बढ़ती गई। लॉ रिक्वायर्स दैट फैक्ट्रीज डू नॉट पोल्यूट एयर और वाटर। तो एयर और वाटर है, अगर पोल्यूशन होता है तो किसकी हेल्थ इम्पैक्ट होगी। अगर पानी ख़राब होता है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं उससे, तो बच्चों को नुकसान पहुंचता है और सारे इंसानों को नुकसान पहुंचता है ना। पानी पोल्यूट होता है तो जानवर उसको पी लेते हैं, तो उससे भी उनको भी नुकसान पहुंचता है ना। और हमारा जो नेचर भी ख़राब होता है ना। तो एयर हो गई, जैसे दिल्ली की एयर क्वालिटी देखो ना, बहुत ही ख़राब है। ऐसी रिपोर्ट भी आई थी कि जो बच्चे हैं, आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट भी थी, उन्होंने स्टडी की थी कि जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं, उनको एनीमिया हो जाता है, जो ये पर्टिकुलेट मैटर जाने से। पर्टिकुलेट मैटर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा तिनका होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो है ना, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है ना, तो बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूटिंग पार्टिकल्स, वो हमारी जो हम ना सांस लेते हैं ना, उसके थ्रू अंदर चले जाते हैं हमारे। इसलिए पोल्यूशन इसलिए पोल्यूशन से बचने के लिए भी हमको मास्क लगाना चाहिए, है ना। तो एयर का हो, चाहे वाटर का हो, या फिर कोई भी पोल्यूशन हो, हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, वो अफेक्ट करता है ना। और जिससे ना हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ये जो कॉमन पीपल है, नॉर्मल पीपल, कोई भी इंसान हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे लॉ लाए गए। एयर एक्ट है 1981 का, वाटर एक्ट है 1974 का, है ना। तो ये एक्ट लाए गए ताकि प्रोटेक्ट कर सके, पोल्यूशन वगैरह ना हो। लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन द वर्क प्लेस। बहुत सारी जगह देखी जाती है जहाँ पर चाइल्ड लेबर किया जाता है, बच्चों से काम कराया जाता है। फैमिली गरीब होती है ना, तो वो क्या करते हैं कि बच्चों से भी काम करवाने लगते हैं। फैमिली की गलती नहीं होती है, पर उसमें उसमें सबसे बड़ी गलती होती है एम्प्लॉयर की, कि वो छोटे बच्चे को काम पर कैसे रख सकते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ भी आर्टिकल 24 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 14 साल के नीचे के बच्चे को आप बहुत ही जो है, जो फैक्ट्री वगैरह में काम पर नहीं रख सकते हैं। पटाखे की फैक्ट्री होती है ना, उसमें बच्चों को काम पर रख लिया जाता है। तो ये जो है लॉ का वॉयलेशन है ना। तो ये प्रोटेक्ट करता है चाइल्ड के इंटरेस्ट को। लॉ टू फॉर्म द वर्कर्स यूनियन एंड एसोसिएशन। वर्कर्स हो गए, है ना, तो उनके पास में जो अधिकार होता है कि वो एक ग्रुप बना लें अपना, चाहे कोई भी वर्कर्स हो, किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो। बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू यूनियन, वर्कर्स कैन यूज देयर कंबाइंड पावर टू डिमांड फेयर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन। अगर किसी भी वर्कर के साथ में अन्याय होता है ना, तो ये लोग साथ में आ जाते हैं, है ना। ये जो इनका ग्रुप होता है, फिर डिमांड करते हैं, जो एम्प्लॉयर होता है, कि जो उनको ना अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, इनको जो सही जो इनकी इनकम होती है, पेमेंट होती है, वो सही मिलनी चाहिए, कम नहीं मिलनी चाहिए। तो ये वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो ये हो गया। अभी देखते हैं, बट मेयरली मेकिंग लॉ इज़ नॉट इनफ। पर कानून बना देना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि कानून का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है, मतलब उसको जो लागू कहाँ किया जाता है, लोग तो उसको तोड़ते ही हैं, है ना।
द गवर्नमेंट हैड टू इंश्योर दैट द लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो कानून है ना उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, वो पूरी तरीके से लागू हो जाए। दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी इन्फोर्स। लॉ जो है प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स हो। इन्फोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। इन्फोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉ जो कानून है उसको प्रॉपर तरीके से लागू होना ज़रूरी होता है। जब ना अगर बात होती है प्रोटेक्ट करने की, जो कमज़ोर है उसको जो ताकतवर से। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें यहाँ पर एग्जांपल, एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेजेस, द गवर्नमेंट हैड टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट एंड पनिश दोज हु वॉलेट द लॉ। अब कोई वर्कर को तो नहीं पता ना कि ऐसा ऐसा कानून है, हम कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट में गए भी तो क्या, कोर्ट में इतना ज़्यादा पैसा लगता है, इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना, और तो वो कहाँ जाएँ इस सब बातों को लेकर के। इसलिए वर्कर्स भी जो कम वेजेस में काम करने लगते हैं। तो गवर्नमेंट को ये काम करना पड़ता है कि वो अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको भेजते हैं, जो वर्क साइट पे जहाँ पर काम चल रहा होता है वो इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, कि वर्कर्स को फेयर वेजेस मिल रही है कि नहीं। तो गवर्नमेंट को ये बार बार चेक करना पड़ता है। जब वर्कर्स होते हैं बहुत गरीब होते हैं और उनके पास में कोई पावर नहीं होती, उनके पास है फियर ऑफ लूजिंग फ्यूचर अर्निंग। उनको डर लगता है कि कहीं उनका जो आगे उनको काम से निकाल दिया तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। और जो भी फोर्स हो जाते हैं वो काम करने के लिए, और वो कम दामों में भी काम करने लगते हैं। जैसे कि अगर ना ईंटें बनाते हैं, ईंटें जहाँ पर बनती हैं ना, वहाँ पर देखा जाता है कई बार ऐसा होता है कि, है ना, मतलब गलत तरीके से लोगों से काम करवाया जाता है ना, उनको कम दामों में। एम्प्लॉयर जानता है कि वर्कर्स जो हैं वो गरीब हैं, उनकी मजबूरी है, तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं, अपनी पावर का यूज़ करते हैं, और वर्कर्स को बहुत कम पैसों में उनसे काम कराया जाता है। इन सच केसेस बहुत ज़रूरी होता है कि कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, किसी भी वर्कर के साथ में अन्याय ना हो। थ्रू मेकिंग जो लॉ बनाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अपहोल्डिंग दीज लॉज द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज सो दैट द इंश्योर सोशल जस्टिस। जब लॉ बनाया जाता है, कानून को बना दिया गया, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो उससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्रोल करती है, इंडिविजुअल हो गई या फिर प्राइवेट कंपनी हो गई, कि वो जो है एक्सप्लॉयटेशन ना करे किसी का भी, जिससे कि सोशल जस्टिस हो पाए हमारी कंट्री में, है ना, आ पाए, तो लोगों को न्याय मिल सके, है ना, सोसाइटी में। मैनी ऑफ दीज लॉज हैव देयर बेसिस इन दी फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक राइट्स हैं, है ना, जो कि हमने हर चैप्टर में आपको इंट्रोड्यूस किया है। इनसे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, है ना। तो फंडामेंटल राइट हर लॉ, अगर आप कानून देखो ना सारे, तो ये इसी से डिराइव होकर आते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं फंडामेंटल राइट से आप रिलेट कर सकते हो हर कानून को, है ना। तो फंडामेंटल राइट, सबसे पहला एक फंडामेंटल राइट जो हर जो चीज़ से कनेक्ट हो जाता है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। इसमें राइट टू हेल्थ भी आ जाता है, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी आ जाता है, राइट टू एजुकेशन आ जाता है। सारे राइट इसमें कवर हो जाते हैं मैक्सिमम, क्योंकि कोर्ट जो केस बाय केस बता दे जाते हैं कि ये भी इसमें इंक्लूडेड है। अभी हमने वर्कर्स का देखा, तो आर्टिकल 23 और 24 जो बताता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें बोला जाता है नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर अ लो वेज और अंडर बॉन्डेज। बॉन्डेज मतलब कि जो बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है लोगों से, ज़बरदस्ती उनको काम पर रख लिया जाता है और उनको पेमेंट भी नहीं की जाती है ना, मतलब कि स्लेव जो बनाए जाती थी ना हिस्ट्री में, उसी तरीके से उनसे काम करवाया जाता है ना, तो बॉन्डेज लेबर होता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है लोगों की इसमें, मतलब वो अपने, उनके पास में कोई अधिकार ही नहीं है, वो उस काम को छोड़कर जा ही नहीं सकते, है ना, जानवरों की तरह उनके साथ में ट्रीटमेंट होता है। तो आर्टिकल 23 में इसको बोला गया है कि ये नहीं होना चाहिए, ओके। और फिर बोला गया सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और इंगेज्ड इन एनी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 24 में ये बोला गया है कि कोई भी बच्चा हो 14 साल से नीचे का, तो उसको ना किसी भी ऐसी फैक्ट्री या फिर माइंस में काम नहीं करवाना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक काम होता है, जैसे कि फायर वर्कर्स हो गए ना, तो वहाँ पर जो पटाखे बनाए जाते हैं, मेघालय में ना कोल जो माइनिंग होती है वहाँ पर ना जो क्या कहते हैं उसको, मेघालय में रेड होल माइनिंग होती है। रेड होल माइनिंग ना, तो उसमें ना क्योंकि ना उसको छोटे छोटे ऐसे जगह बनाई जाती है, फिर उसमें अंदर जाकर के ना कोल को लेके आया जाता है, तो वो माइंस जो होती हैं कोलैप्स भी हो जाती है। इस माइन में ना, क्योंकि लोग गरीब होते हैं, उनके पास में काम नहीं होता, तो उनसे ज़बरदस्ती काम करवा लेते हैं ये कम पैसों में। तो ऐसा करके ना, तो बच्चों को भी इसमें काम में लिया जाता है ना। तो ये जो होता है ये चाइल्ड लेबर, ये गलत है। हमारे संविधान में लिखा गया आर्टिकल 24 में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको रोका जाता है ना। तो माइनिंग में अगर कुछ भी गलत होता है, चोरी वगैरह होती है या फिर कोई भी मतलब जो इलीगल होती है ना माइनिंग, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐप भी लॉन्च करते हैं कि खनन पहरी ऐप जो लॉन्च किया उन्होंने, ताकि जो गवर्नमेंट को अगर कोई भी ऐसी चीज़ देखने को मिलती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो उसमें, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर लोग जो है अवेयर नहीं होते, लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो किस तरीके से ये जो लॉ है ये प्रैक्टिस में आते हैं ना,
और कैसा ये काम करते हैं, मतलब कि ये जो लॉ है ना, क्या ये सोशल जस्टिस, हमारे जो कंसर्न है सोशल जस्टिस से रिलेटेड, जो हमारी सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन होता है लोगों का, तो क्या वो उसको एड्रेस कर पाते हैं लॉ? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे हम इस चैप्टर में और थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ओवर 4 मिलियन चिल्ड्रंस इन इंडिया aged between 5 to 14 work in various occupation including hazardous ones। तो हमारे यहाँ जो, अगर 2011 का सेंसस देखा जाए तो इसमें बताया गया 4 मिलियन मतलब कि 40 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 से 14 साल के बीच में के हैं, ठीक है, उनकी एज 5 to 14 ईयर्स के बीच में हो, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगहों पर काम करते हैं। हजारियस वन मतलब वो जैसे कि फैक्ट्री वगैरह हो गई वैसी जगहों पर काम करते हैं, माइनिंग हो गई, मतलब कि उनकी कंडीशन सोचो, एक छोटा बच्चा है जिसको प्रॉपर उसके मम्मी पापा का प्यार मिल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसकी कंडीशन, उसके पास में सब कुछ है ना। और एक बच्चे ये हैं 40 लाख, अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ गई है ना। तो 40 लाख जो बच्चे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, उनसे ऐसा काम करवाया जा रहा है, वो गरीबी में जी रहे हैं, उनके पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है ना, उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है जो कि उनका फंडामेंटल राइट है, वो उसका भी वॉयलेशन हो रहा है, आर्टिकल 24 का वॉयलेशन हो रहा है, 21A का वॉयलेशन हो रहा है ना। तो उस बच्चे की कंडीशन कितनी ख़राब हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखो पिक्चर भी दी गई है कि चाय वगैरह जो देने का काम होता है ना, बच्चों से करवाया जाता है, वो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको छोटू बोलते हैं ना, वहाँ पर काम करते हैं। छोटू जो होता है ना, वो अपने घर का सबसे बड़ा होता है क्योंकि वो अपने घर की जिम्मेदारी लिए हुए है, उसको ना अपने पैसे कमाने पड़ रहे हैं इतनी कम उम्र में। यहाँ पर देखो तो ये काम कर रही है ये बच्ची, है ना। तो ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं बच्चों को। पार्लियामेंट 2016 में जो उसमें अमेंडमेंट किया इनने, मतलब कि 1986 में ये एक्ट था, ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन का एक्ट था 1986 का। फिर भी 2011 के सेंसस में 40 लाख बच्चे पाए गए जो कि काम कर रहे हैं, है ना। बैन करता है जो कि एम्प्लॉयमेंट जो है, मतलब जो इसमें ना बैन किया गया है कि कोई बच्चे को काम नहीं करना है जो कि 14 साल से कम का है, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, ठीक है, ऑफ अडल्ट 14 to 18 ईयर्स इन हजार्डियस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस। और कोई भी बच्चा हो तो उसको तो बिल्कुल भी काम नहीं करना है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वर्क होता है उसमें, है ना। तो ये हमारी एक्ट है, हमारे पास कानून है इसका, पर इसको वॉयलेशन किया जाता है इसका, है ना, तोड़ा जाता है कानून को। इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रंस और अडॉल्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर आप किसी भी बच्चे को काम पर रखा जाता है, कोई भी रखता है इसको, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, मतलब कि बिना उसके ना अरेस्ट कर लेते हैं तुरंत ही, वो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा उस पर्सन को, अगर वो ऐसा कुछ करता है तो। एनीवन फाउंड वॉयलेटिंग द बैन मस्ट बी पेनलाइज, उसको जो पनिशमेंट मिलेगी, है ना, उसको जो जेल भी हो सकती है 6 महीने की या फिर 2 साल की, और 20,000 या फिर 50,000 का फ़ाइन भी लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा जो स्टेट गवर्नमेंट से कि एक प्लान डेवलप करो आप, ताकि जो बच्चे हैं जिनको काम पर रखा जाता है ऐसे, तो उनको रेस्क्यू कर सके, वहाँ से बचा सके, और उनको प्रॉपर उनका जो रिहैबिलिटेशन कर सकें, जो भी काम करें, मतलब उनको प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ, सारी फैसिलिटी मिल सके, उनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, पेंसिल पोर्टल कहते हैं इसको, प्लेटफॉर्म फॉर इन्फोर्समेंट, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, हैज़ बिकम फंक्शनल इन 2017 में ये फंक्शनल हो गया था, पेंसिल पोर्टल, ठीक है, पेंसिल पोर्टल है ये। आप सर्च करोगे ना गूगल पे आ जाएगा पेंसिल पोर्टल, गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, ठीक है। तो उसमें ये जो है ये आ जाएगा। इट इज़ मीन फॉर, अगर कोई ऐसा कोई चाइल्ड लेबर होता है तो उसकी आप कंप्लेन कर सकते हो उसमें, ठीक है, पेंसिल पोर्टल में ट्रैक कर सकते हो प्रॉपरली, एंड इम्प्लीमेंट हो सकता है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, मतलब कि किसी बच्चे को जो चाइल्ड लेबर ना करवाया जाए तो उसका कंप्लेन भी कर सकते हैं आप, देखेंगे सबसे। अब हम देखेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। तो वर्ल्ड की मोस्ट, मतलब कि इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी थी ये, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसिडेंट हुआ था जो कि भोपाल में, मतलब यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी जिनकी गलती की वजह से बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुआ था हमारे भोपाल में, है ना। तो अपनी कंट्री के भोपाल में, तो वहाँ पर ना सिटी थी एक, तो वहाँ पर ये लोग क्या किए थे, पेस्टिसाइड जो कंपनी लगाई हुई थी, पेस्टिसाइड जो पेस्ट होते हैं ना, जो कीड़े पतंगे होते हैं उनको मारा जाता है, क्योंकि ना जो फसल को ख़राब करते हैं उसको, तो पेस्टिसाइड डाला जाता है। तो पेस्टिसाइड की एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। तो 2 दिसंबर आधी रात को बात है ये, 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि बहुत ही खतरनाक पॉइजनस गैस थी जो कि लीक होने लगी थी जो यूनियन कार्बाइड के प्लांट से। तो ये जो है अज़िया सुल्तान जो कि वहाँ से सर्वाइवर थी, जिनकी जान बच गई थी वहाँ पर, तो 12:30 बजे इनको ना, मतलब कुछ आवाज़ें आई, इनका बेबी जो है बहुत ज़्यादा खांस रहा था, है ना। और ना मतलब कि आधी रात में ही इनको हल्का हल्का दिखा अपने कमरे में कि पूरा जो कमरा है वो वाइट क्लाउड से भर गया है ना, मतलब कि ऐसे ना धुआं धुआं सा दिख रहा था, ठीक है। और जो लोग चिल्ला रहे हैं भागो भागो, है ना। तो इन्होंने क्या किया, मतलब इनको भी ना बहुत ज़्यादा फिर जलन होने लगी, इनका जो एक एक सांस ले रही थी ना उसमें भी पूरा जलन हो रही थी, आंखें जल रही थी इनकी पूरी, है ना। तो ऐसा ऐसा मतलब इतना बेकार ये इंसिडेंट हुआ था, लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। और जो भी होता है ना गलत, गरीब इंसानों के साथ में होता है ना।
अमीरों के साथ में नहीं होता। अमीर अगर उन लोगों के साथ में होता है ना, तो वो लोग कुछ ना कुछ करके फिर अपना जुगाड़ लगा ही लेते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास में पैसे होते हैं। विदिन 3 डेज़, 3 दिन में ही 8,000 लोगों की डेथ हो गई थी और बहुत सारी हज़ारों लोग जो हैं उनका तो मतलब कंडीशन ही ख़राब हो गई थी, उनकी तो बॉडी ही ख़राब हो गई थी इस तरीके से पूरी। तो इतने सारे लोगों की जो है चिता जलाई गई थी वहाँ पर, है ना। तो एक दिन में ही इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो पॉइजनस गैस से जो एक्सपोज हुए थे ना, वो गरीब थे, जो वर्किंग क्लास से आते थे फैमिलीज़, जो 50,000 करीब जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा ना बहुत ही ज़्यादा सिक हो गए हैं, काम नहीं कर सकते, अब उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है। अमंग दोस्त जो भी बचे हुए हैं, मैनी डेवलप सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, आई प्रॉब्लम एंड अदर डिसऑर्डर। तो जो भी बच गए थे उस इंसिडेंट से, तो वो भी अपनी ज़िंदगी से मतलब लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ना इतनी सारी बीमारियाँ हो गई हैं उसकी वजह से, जो गैस की वजह से, है ना। आँखों की दिक्कत हो गई है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया है। चिल्ड्रन जो है उनको पिक्युलर एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल रही है, जैसे कि ये बच्चे हैं जिनको जो भी उस इंसिडेंट में बचे थे, उनकी भी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। ये बच्ची जो थी बच गई थी, तो ये देखो इनकी कंडीशन कैसी ख़राब हो गई है। तो ये देखने को मिला था। द डिज़ास्टर वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, सॉरी। जो डिज़ास्टर जो हुआ था ना यूनियन कार्बाइड में, जो इनकी गलती हुई थी, तो वो जो एक्सीडेंट नहीं था, वो जानबूझ के हुआ था, है ना, क्योंकि उनकी गलतियाँ थी वहाँ पर, वो प्रॉपर सेफ्टी मेजर लेकर के नहीं चल रहे थे वहाँ पर। यूनियन कार्बाइड ने पूरी तरीके से इग्नोर किया था जो सेफ्टी मेजर्स थे कि क्योंकि ना, ताकि उनका जो पैसा बच सके। अगर वो प्रॉपर सेफ्टी मेजर लेते तो उनके थोड़े पैसे और लगते, पर उन्होंने सेफ्टी पूरी तरीके से इंश्योर नहीं की, उन्होंने अपने पैसे बचाए, है ना। मच बिफोर द भोपाल डिजास्टर देयर आर बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं गैस लीक के, जो कि जिसमें ना जो वर्कर्स हैं उनकी जान चली जाती है और उनको कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो कई सारे इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं। यहाँ पर देखो लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, उस टाइम पर इंटरनेट नहीं था, पता। इंटरनेट होता ना तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फैल जाती, लोग अवेयर हो जाते इस चीज़ से। और फिर इसके खिलाफ ना बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता फिर उनको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता, उनकी बहुत बेइज्जती होती कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, है ना। और फिर इंटरनेशनली भी लोग इसको जानते हैं ना, तो सबको पता चलता है इससे, है ना। और उस टाइम पर फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते इसके अगेंस्ट। पर क्या हुआ, डिस्पाइट द ओवरवेलिंग एविडेंस, पूरे तरीके से सारे सबूत थे जो कंपनी के खिलाफ, जो डिज़ास्टर के रिस्पॉन्स में थी, पर जो है ना कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी कि उनकी गलती की वजह से ये हुआ है। इन द जो लीगल बैटल चली, ठीक है, केस लड़ा गया, जो विक्टिम्स जो थे, सिविल केस अगेंस्ट था, जो यूनियन कार्बाइड के अगेंस्ट केस लगाया गया था, तो इनको ना 3 बिलियन का कंपनसेशन पे करना था इन केस इन 1985, बट एक्सेप्टेड लोई 470 मिलियन इन 1989। तो इनको ना 3 बिलियन का कंपनसेशन पे करना था। 3 बिलियन जो है बहुत बड़ी रकम होती है, पर लोगों के साथ में बहुत गलत हुआ था, तो उनको उनकी ज़िंदगी सुधर जाए। अब जो लोग जो हैं, जो उसमें से बचे हुए थे, वो भी अब काम नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत सारे बच्चे जो हैं अपाहिज हो गए उसकी वजह से, है ना। उनकी ज़िंदगी ख़राब हुई, इनको बहुत सारी बीमारियां हो गई, तो उनके इलाज के लिए भी उनको पैसे लगते, तो ये कंपनसेशन के तौर पे दिया जाना था 3 बिलियन, पर इन्होंने दिया कितना, 470 मिलियन बस एक्सेप्ट किया। सर्वाइवर ने अपील किया अगेंस्ट द सेटलमेंट, बट द सुप्रीम कोर्ट रूल द सेटलमेंट अमाउंट विल स्टैंड। तो सर्वाइवर ने इसकी अपील किया अगेंस्ट कि इतना मतलब कि और देना चाहिए, पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इतना ही जो रूल किया कि इतना ही होगा, है ना। यूनियन कार्बाइड ने स्टॉप कर दिया जो ऑपरेशन वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर जो अपनी फैक्ट्री वगैरह तो बंद कर दी, पर इन्होंने क्या किया, बहुत सारा जो टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स था वो यहीं पर छोड़कर भाग गए। वो लोग ने यहाँ पर क्लीन भी नहीं किया, जो यहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी और जो ये इंसिडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा जो केमिकल्स वगैरह वहाँ पर छूटे थे, उसको साफ़ भी नहीं किया उन्होंने, वैसे ही उस जगह को छोड़ के चले गए थे। दीज हैव स्वीप्ड इनटू द ग्राउंड, तो ये जो केमिकल्स जो हैं ये छोड़ के गए थे, तो ये जो केमिकल था ये ग्राउंड वाटर में चला गया, जो वाटर वगैरह है, तो उसको भी ख़राब कर दिया। जो डॉ केमिकल जो था, द कंपनी हु नो ओन द प्लांट रिफ्यूज़ेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीन अप। तो ये केमिकल वगैरह था, तो ये कंपनी का था, उनको साफ़ करके जाना चाहिए था ये सारी चीज़ें, पर उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली कि इसको साफ़ किया जाए। बैग्स ऑफ केमिकल, ये देखो यहाँ पर पिक्चर भी दी गई है कि जो बैग्स दिए गए हैं इतने सारे केमिकल्स के यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर जानवर भी बैठे हुए हैं, सोचो उनकी हेल्थ भी ख़राब होती है इससे, है ना। तो इनके साथ में जस्टिस नहीं हुआ, अभी भी स्ट्रगल चल ही रहा है। जो वर्ल्ड का बहुत ही खतरनाक डिजास्टर्स इंसिडेंट था। 24 ईयर्स लेटर पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अभी भी वहाँ पर जो पानी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, पॉल्यूटेड है, क्योंकि जो केमिकल्स हैं वहाँ पर चले गए हैं पानी में। गवर्नमेंट ने भी वहाँ पर काम नहीं किया और जो यूनियन कार्बाइड थी उन्होंने भी काम नहीं किया। हेल्थ केयर फैसिलिटी भी ढंग की नहीं है, जॉब नहीं है उनके पास में, जो लोग पॉइजन हो गए थे, मतलब कि जो उससे ना बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। अब जो बीमार हो गए थे, जिनकी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो गई, उनके पास में ना काम है,
अब ना वो काम कर सकते हैं, है ना, कर भी नहीं सकते क्योंकि उनकी हालत ख़राब है ना, उनकी दवाई वगैरह भी नहीं हो रही है ढंग से, है ना, उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है ना, तो जिनको पॉइजन हुआ था। दे ऑल्सो डिमांडेड दैट द एंडरसन यूसी चेयरमैन हु फेसेस क्रिमिनल चार्जेस भी प्रोसिक्यूटेड। तो लोगों ने ये भी डिमांड किया था कि जो एंडरसन जो था यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन था, तो उसको क्रिमिनल चार्जेस फेस करने चाहिए, मतलब उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। जो इसने ये गलती की है ना, इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है ना। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट देखने को मिला, जो कि एक्सीडेंट नहीं था, प्रॉपरली गलती थी उस कंपनी की। तो व्हाट इज़ वर्कर्स वर्थ, तो क्या वर्कर्स की कोई कीमत नहीं है? हाँ, इस तरीके से लोगों की जान चली गई है ना। इफ़ वी आर टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स लीडिंग टू भोपाल डिजास्टर, वी हैव टू आस्क व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड सेटअप इट्स प्लांट इन इंडिया। तो अगर हम इस पूरे इंसिडेंट को समझना चाहते हैं ना, जो इवेंट हुआ, डिजास्टर हुआ जो भोपाल में, तो उसको हमको समझना पड़ेगा पूरे एकदम तह से, है ना। तो यूनियन कार्बाइड जो है वो कंपनी पेस्टिसाइड का प्लांट इंडिया में ही क्यों लगाया, जो कि इतना डेंजरस प्लांट है? वो अपनी कंट्री में भी तो लगा सकते हैं, यूएस में भी लगा सकते थे, पर इंडिया में ही क्यों लगाया? वन रीज़न वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज़ फॉर चीप लेबर। पहला रीज़न तो है हमारे यहाँ बहुत सस्ते दामों में लोग काम करने तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी भी है और लोग गरीब भी हैं, तो वो सस्ते दामों में काम करने तैयार हो जाते हैं। तो चीप लेबर बहुत बड़ी जो रीज़न है जिसकी वजह से बाहर की कंपनी हमारे यहाँ काम, मतलब फैक्ट्री वगैरह लगाती हैं। वेजेस दैट कंपनीज पे टू वर्कर्स से इन यूएस आर फार हायर दैन दे वॉट दे हैड टू पे टू वर्कर्स इन पूअर कंट्री लाइक इंडिया। तो जो गरीब देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं, तो उनके यहाँ ना, जैसे कि अफ्रीका के देश भी हो गए, तो वहाँ पर ना बहुत ही सस्ते दामों में लोगों से काम करवा लेते हैं ये, है ना। और अगर यूएस में देखें तो उनको प्रॉपर, जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपरली पूरी सेफ्टी कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपर वेजेस मिलनी चाहिए, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उनको सेफ्टी भी होनी चाहिए पूरी तरीके से। तो वहाँ पर उनको महंगा पड़ जाता है। फॉर लोअर पे कंपनी कैन गेट लॉन्गर हार्स ऑफ वर्क। तो यहाँ पर बहुत ही कम दामों में लोगों से बहुत ही ज़्यादा घंटों में काम करवाया जाता है, कि ज़्यादा काम करवाया जाता है कम दामों में। एडिशनल एक्सपेंसेस फॉर सच एज हाउसिंग फैसिलिटी फॉर वर्कर्स आर फ्यूअर, मतलब कि इनको ना कोई हाउसिंग फैसिलिटी वगैरह भी ज़्यादा वर्कर्स के लिए ढंग का नहीं देते हैं लोग, ख़राब ही होता है हमारे यहाँ, है ना। दस कंपनीज कैन सेव द कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट। तो कंपनी जो है अपने पैसे बचा सकती है और उनको बहुत प्रॉफिट भी होगा। एक्सीडेंट आर कॉमन टू कंस्ट्रक्शन साइट येट वेरी ऑफन सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड अदर प्रिकॉशंस आर इग्नोर्ड। हमारे यहाँ ना एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर, क्योंकि सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो गए, जो प्रिकॉशन है, सारी चीज़ें इग्नोर की जाती हैं। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन। तो कॉस्ट कटिंग अदर जो मीन्स है उसके थ्रू भी की जाती है, जैसे कि अभी तो वर्कर्स को जो कम दामों में काम करवाया वो सब चीज़ें चली। अभी लोअर वर्किंग कंडीशन, काम करने की जो जगह होती है वो ढंग की नहीं रहती है ना, वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब होती है, तो उससे भी जो है ये पैसे की बचत करते हैं। इंक्लूडिंग सेफ्टी मेजर, अगर सेफ्टी मेजर रखेंगे तो इंस्पेक्टर रखना पड़ेगा जो उस चीज़ को देखे प्रॉपर, उनको जो इमरजेंसी एग्जिट और चीज़ें भी होनी चाहिए, अलार्म वगैरह, तो उसके भी पैसे लगते हैं। तो ये लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, सेफ्टी मेजर नहीं लेते हैं और अपने पैसे बचा लेते हैं। यूनियन कार्बाइड प्लांट जो था, तो वहाँ पर जितने भी सेफ्टी डिवाइस थे ना वो घटिया थे, वो एक भी तरीके ढंग से काम नहीं कर रहे थे, वॉज इन शॉर्ट सप्लाई, तो सारे ही ख़राब थे वहाँ पर, है ना। बिटवीन 1980 से लेकर के 1984 द वर्क क्रू फॉर द MIC फॉर द MIC प्लांट, तो ये जो यूनियन कार्बाइड का प्लांट जो था ना, तो वॉज कट इन हाफ 12 to 6 वर्कर्स। तो यहाँ पर ना इन्होंने क्या किया था कि जो 12 से 6 वर्कर्स कर दिए थे इन्होंने, जो कि यहाँ पर जो सेफ्टी ट्रेनिंग वाले जो है ना, उन वर्कर्स को भी कम कर देते ताकि पैसे बचा सकें। जो पीरियड था ना सेफ्टी ट्रेनिंग जो वर्कर्स का है, मतलब अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो किस तरीके से बचाना है ना, तो प्रॉपर प्रिकॉशन सारे होने चाहिए, है ना। तो उनकी ट्रेनिंग भी बहुत कम कर दी थी, 6 महीने की से 15 दिन बस कर दी थी, मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए वर्कर की। अगर जो सेफ्टी वर्कर जो सेफ्टी के लिए मतलब कि काम करेंगे, अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग की जगह इन्होंने सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग करवाई थी उनसे, है ना, ऐसे इनाम के लिए बस। पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर्स फॉर द MIC प्लांट वॉज अबॉलिश्ड। अब जो रात में काम करने वाला अगर वर्कर होगा, अगर वो ये सारी चीज़ें देख लेता है तो वो ये सारी चीज़ें रोक सकता है ना, या फिर लोगों को अलार्म कर सकता है, या फिर कंपनी को बता सकता है कि ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो प्रॉपर प्रिकॉशन मेजर लिए जा सकते हैं और बचाया जा सकता है ऐसा कोई इंसिडेंट होने से। एक्सीडेंट तो नहीं बोलेंगे, प्रॉपर गलती थी उनकी, ठीक है। तो ये जो है, तो नाइट शिफ्ट वाले वर्कर्स को भी इन्होंने हटा दिया था, जो मिथाइल आइसोसाइनेट का जो प्लांट था उसमें से। तो रीड द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन यूसीज जो सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड इट्स अदर प्लांट इन यूएस। तो यूसी का जो यूरेन कार्बाइड का जो प्लांट यूएस में है और जो इंडिया में है उसकी कंडीशन देखना, आप दोनों की कंपेयर करते हैं। जो यूएस की बात करें तो वेस्ट वर्जीनिया में
तो कंप्यूटराइज्ड वार्निंग है, प्रॉपर कंप्यूटर वाली वार्निंग सिस्टम है वहाँ पर, एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो अमेरिका में। यूनियन कार्बाइड को जो प्लांट है भोपाल में, वहाँ पर जो है मैनुअल केजेस है एंड ह्यूमन सेंसेस, मतलब कि अगर ह्यूमन को लगता है, वो सूंघते हैं गैस को, अगर उनको फील होता है कि गलत है ये गैस, तो वो बता सकते हैं ना। वहाँ पर प्रॉपर कंप्यूटराइज सिस्टम है, और इंडिया में ऐसा सिस्टम चल रहा था। अगर यूएस में देखें तो वहाँ पर इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान है प्रॉपर, एंड भोपाल में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूएस में पूरा इमरजेंसी जो बचा सके लोगों को वहाँ से, उनकी कंडीशन प्रॉपर ठीक कर सके, है ना, उनको अच्छे से निकाल सके वहाँ तक, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था भोपाल में। वाई आर दीज सच शार्प डिफरेंसेस इन सेफ्टी स्टैंडर्ड अक्रॉस कंट्री? तो इतना ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों हैं जो सेफ्टी स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री और उनकी कंट्री में? क्योंकि एंड इवन आफ्टर द डिज़ास्टर हैपन, और डिज़ास्टर होने के बाद, लोगों की इतनी सारी जान जाने के बाद, लोगों के साथ में इतना ज़्यादा गलत होने के बाद, वाई वॉज द कंपनसेशन टू द विक्टिम सो लो? और जो कंपनसेशन पे किया गया विक्टिम को वो भी बहुत कम था। फिर ऐसा क्यों है ना? वन पार्ट ऑफ दिस आंसर, तो पहला तो ये पार्ट देखिए अगर आंसर का, व्हाट इज़ परसीव्ड एज वर्थ ऑफ इंडियन वर्कर्स। तो हमारे यहाँ ना पहले जो वर्कर्स की जो है उनका मानते ही नहीं है कि एक तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, और लोगों को जो है बेरोज़गार हैं, गरीब हैं, तो वो लोग जो है किसी भी कंडीशन में काम करने को तैयार हो जाते हैं। यही कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। प्रॉपर जो है वर्किंग कंडीशन नहीं होती, सेफ्टी मेजर नहीं होते। वन वर्कर कैन इजीली रिप्लेस अनदर। अगर कोई वर्कर डिमांड करता है ना ज़्यादा पेमेंट का, तो उसकी जगह दूसरा वर्कर काम करने को आ जाता है ना, तो उसको ये काम भी चला जाता है। इसलिए लोग रेडी हो जाते हैं ख़राब वर्किंग कंडीशन में भी, कम पैसों में भी काम करने के लिए। सिंस देयर इज़ सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। देयर आर मनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन इन रिटर्न फॉर वेजेस। बहुत सारे वर्कर्स हैं जो काम करने को तैयार होते हैं ख़राब कंडीशन में पैसे के लिए, है ना। मेकिंग यूज़ द वर्कर्स वनरेबिलिटी, तो वर्कर्स की कमज़ोरी का वो फ़ायदा उठाते हैं। एम्प्लॉयर जो है इग्नोर करते हैं सेफ्टी को वर्क प्लेस में, क्योंकि वो जानते हैं वर्कर्स तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है। और कौन बोलेगा? गवर्नमेंट को करप्शन, है ना, तो जितने भी ऑफिशियल हैं उनको पैसे खिला दो, वो लोग भी नहीं बोलेंगे। तो ये कंडीशन हमारे यहाँ चलती है, करप्शन जो मेन प्रॉब्लम है। Thus, even so many after the भोपाल गैस ट्रेजेडी, there are regular reports। इतनी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी, इतनी खतरनाक इंसिडेंट होने के बाद भी हमारे यहाँ कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर आज भी ऐसे एक्सीडेंट होने को देखने को मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट हो, चाहे माइंस हो, फैक्ट्रीज़ हो, तो ये कोलैप्स को जो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ऐसे ना केयरलेस एटीट्यूड देखने को मिलता है लोगों का। जो ये ओनर्स होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट भी हो गई, चाहे माइंस हो गई, फैक्ट्रीज़ हो गई, हर जगह ये जो एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि सेफ्टी मेजर नहीं है प्रॉपरली, तो बहुत सारे लोगों की इसमें जान जाती है। अभी आपको पता होगा उत्तराखंड में जो अभी इंसिडेंट हुआ, तो वहाँ पर भी इतने सारे लोग फंसे हुए हैं ना, तो 41 करीब वर्कर्स फंसे हुए हैं। इतने दिनों से ड्रिलिंग हो रही है। पहली बात, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया था क्या वहाँ पर? प्रॉपर नहीं देखा था कि वहाँ पर अगर ऐसी कोई टनल बनाई जाती है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या करेंगे, है ना। और मतलब जो लैंडस्लाइड वाले एरिया में आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो प्रॉपरली वहाँ पर जांच नहीं की गई, सिक्योरिटी मेजर नहीं लिए गए। और अगर कोई अमीर या फिर कोई पॉलिटिशियन वहाँ पर फंसा होता तो फटाफट ये सारा काम हो जाता। इतने दिनों से ये काम चल रहा है, फिर भी ये सब नहीं हो पा रहा है ना। तो देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन रहती है वर्कर्स की कंट्री में, है ना। अगर इनके यहाँ ना मतलब करप्शन हो गया, गवर्नमेंट इग्नोर करती है, प्रॉपर सेफ्टी मेजर नहीं रहते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, अब सेफ्टी लॉज का देखते हैं। As the lawmaker and enforcer, the government is supposed to ensure that the safety laws are implemented। तो गवर्नमेंट जो है वो लॉ इन्फोर्सर है, लॉ मेकर हैं, कानून बनाने वाले और कानून को लागू करने वाले। तो सेफ्टी लॉ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए, है ना। सेफ्टी लॉज हमारी कंट्री में लागू होने चाहिए। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर द राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायलेटेड। तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया गया है, जो कि वॉलेट होता है अगर सेफ्टी मेजर नहीं होते हैं प्रॉपरली फैक्ट्री में, है ना। तो ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि सेफ्टी लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए, राइट टू लाइफ के जो इसका वॉलेशन ना हो। वॉट वॉज द गवर्नमेंट डूइंग व्हेन देयर वर द सच ब्लंटेंट वॉलेशन ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द यूसी प्लांट। तो यूनियन कार्बाइड के प्लांट में इतना ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड का जो वॉलेशन किया गया, कुछ भी नहीं रखा गया। ट्रेनिंग जो है, जो सेफ्टी वर्कर है उसकी 15 दिन में हो गई, और सेफ्टी वर्कर्स को भी कट कर दिया गया, इतने कम वर्कर्स रखे गए, और वहाँ पर कोई कंप्यूटराइज सिस्टम कुछ भी नहीं था, है ना। तो ये क्या हो रहा था, मतलब गवर्नमेंट उस टाइम पर क्या कर रही थी, है ना। करप्शन हो गया होगा, है ना, तो यही चला होगा। फर्स्ट, द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया। पहली बात तो हमारे यहाँ सेफ्टी लॉ बहुत कम है और उतने अच्छे नहीं है ना सेफ्टी लॉज। सेकंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज आर नॉट इन्फोर्स्ड। और ये कमज़ोर जो सेफ्टी लॉज है ना, वो भी इन्फोर्स नहीं किए जाते हैं, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हजार्डियस एंड अलाउड इट टू कम इन द पोल्यूटेड लोकेलिटी। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं ना, मतलब कि
जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं वही पैसे खा के करप्ट हो जाते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि ये प्लांट जो है ये तो हज़ार्डस नहीं है, ये ख़राब नहीं है, आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और इसको जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है ना वहाँ पर लगा दिया जाता है इस प्लांट को, है ना। फिर ऐसा इंसिडेंट होता है और लोगों की जान जाती है इससे। When some municipal official in Bhopal objected that the installation of जो methyl isocyanate जो production unit है 1978 में was a safety violation, the position of the government was the state needs the continued investment of the Bhopal plant which provides job। तो जब म्यूनिसिपल ऑफिशियल जो थे म्यूनिसिपैलिटी में जो काम करते हैं तो उन्होंने बोला कि ये जो है ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रोडक्शन प्लांट जो यूनिट लगा रहे हो आप, इससे ना बहुत सारे सेफ्टी का वॉयलेशन हो रहा है, आप कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो गवर्नमेंट कहती है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है भोपाल के लिए और इससे लोगों को जॉब मिलेगी, मतलब ऐसी जॉब जो उनकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी, है ना। तो इस तरीके का गवर्नमेंट का जवाब था। इट वॉज अनथिंकेबल एंड अकॉर्डिंग टू देम टू आस्क यूसी। तो ये सोचने की ज़रूरत थी ही नहीं कि जो यूनियन कार्बाइड है उससे ये लोग बोलें कि वो क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें या फिर सेफ़र जो प्रोसीजर को यूज़ करें, मतलब ये सब चीज़ों में, है ना। तो ये सब बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है उसको गवर्नमेंट जो इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने कंटिन्यूसली मतलब इस प्लांट को अप्रूवल दे दिया हमारी कंट्री में लगने के लिए, है ना। और इवन व्हेन रिपीटेड इंसिडेंट ऑफ लीक्स फ्रॉम द प्लांट मेड इट ऑब्वियस टू एवरीबडी दैट थिंग्स आर सीरियसली रॉन्ग। मतलब कि ऐसा थोड़ा थोड़ा हो रहा था कि लीक हो रही थी चीज़ें, वहाँ से मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो रही थी थोड़ी थोड़ी, मतलब कि कुछ भी गैस वगैरह लीक हो रही थी, फिर भी इसको कंटिन्यू रखा गया, कोई भी सीरियसली इसके लिए एक्शन नहीं लिया गया कि ऐसा कुछ बड़ा इंसिडेंट देखने को मिल सकता है तो ऐसा कुछ ना हो तो उसके अगेंस्ट लिया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, है ना। और उसका अप्रूवल मिल गया और हमारी कंट्री में ये प्लांट लग गया भोपाल में, है ना। दिस एज यू नो इज़ कॉन्ट्ररी टू वॉट द रोल ऑफ लॉ मेकिंग एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी शुड बी। तो मतलब ये पूरा एकदम ना अलग तरीके से देखने को मिला कि कहीं मतलब जो लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी होती है, मतलब कि जो इन्फोर्समेंट जो होना चाहिए लॉ का, तो उसके तो पूरा अपोजिट ही निकला ये सारी चीज़ें। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, लोगों का जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के बजाय, उनकी सेफ्टी के बजाय जो गवर्नमेंट ने ना दोनों चीज़ों को इग्नोर कर दिया, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, दोनों ने इस चीज़ों को इग्नोर किया। दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल। तो ये सब नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं था। विथ मोर इंडस्ट्रीज बीइंग सेटअप बाय लोकल एंड फॉरेन बिजनेसेस इन इंडिया, देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉ प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स राइट एंड द बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉ। तो अगर कोई भी फॉरेन इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी कंट्री की भी कोई जो कंपनी है प्राइवेट है वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो इन सबकी चाहे वो गवर्नमेंट भी लगा रही है इंडस्ट्री, तो उन्हें कोई एक स्ट्रॉन्ग लॉ को जो प्रोटेक्ट करे, इंटरेस्ट के वर्कर्स का राइट का प्रोटेक्ट करे, उनकी सेफ्टी हो वहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो, तो ऐसे हमें स्ट्रॉन्ग का जो मजबूत कानून की ज़रूरत है ना, जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करे, जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे, उनके सेफ्टी मेजर अच्छे, उनके जो है ना वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, तो ऐसे कानून की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर ना एक इंसिडेंट दिया गया है रिसेंटली। लास्ट ट्रैवल कंपनी, उन्होंने बोला कि 8 लाख आप कंपनसेशन दो। एक टूरिस्ट का ग्रुप था, देयर फॉरेन ट्रिप वॉज पुअरली मैनेज्ड एंड दे मिस्ड डिज्नीलैंड एंड शॉपिंग इन पेरिस। वाई डिड द विक्टिम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी देन गेट सो लिटिल फॉर द लाइफ टाइम ऑफ मिजरी एंड पेन। तो यहाँ पर ना क्या हुआ था कि एक जो ट्रैवल कंपनी थी, ट्रैवल एजेंसी, उन्होंने बोला कि आप हमारे टूरिस्ट को पे करो, 8 लाख का कंपनसेशन पे करो, जो टूरिस्ट को इनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो टूरिस्ट हैं उनका ना वो जो है डिज्नीलैंड में घूम नहीं पाए और वो शॉपिंग नहीं कर पाए पेरिस में, जो टूरिस्ट ट्रिप में था, है ना। तो ये नहीं कर पाए, इसलिए इनको कंपनसेशन मिलेगा 8 लाख का। तो जिन लोगों को हमारे यहाँ भोपाल गैस ट्रेजेडी में इतने ज़्यादा जो ज़िंदगी की पूरी जो परेशानी मिल गई, है ना, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई उनके शरीर में, मतलब उनके साथ में इतनी बुरी कंडीशन हुई, तो उनको इतना कम अमाउंट दिया गया कंपनसेशन का, है ना। तो ये गलत चीज़ हुई हमारे साथ। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हमारी कंट्री के साथ, है ना, हमारे लोगों के साथ में। तो अब नए लॉ लाएगा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इन इंडिया। 1984 में देखें तो बहुत कम ऐसे कानून थे जो कि हमारे यहाँ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए थे इंडिया में। देयर वॉज हार्डली एनी इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। अगर लॉ थे भी ना, थोड़े बहुत जो छोटे मोटे लॉ थे, तो उनको जो है इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जाता था प्रॉपरली। जैसे कि हमने देखा कि जो फैक्ट्री के लॉज थे, जो वीक एंड सेफ्टी मेजर के लॉ थे, वो तो बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं किए गए थे वहाँ पर। द एनवायरनमेंट वॉज ट्रीटेड एज अ फ्री एंटिटी एंड एनी इंडस्ट्री कोल पोल्यूट एयर वाटर विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो इन्वायरमेंट को ना ऐसे फ्री का मानते हैं, बेकार मानते हैं, इसलिए कोई भी इंडस्ट्री है उसको पोल्यूट कर सकती है, ख़राब कर सकती है हवा और पानी को बिना कोई रिस्ट्रिक्शन। वो नदियाँ हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, चाहे हवा हो, हर चीज़ को आप पोल्यूट कर सकते हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाए, है ना। आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हो जाए, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो जाए, तो इसको जो है ख़राब कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। तो लॉ जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंट ही नहीं किए जाते हैं। दस नॉट ओनली यूनियन कार्बाइड अ बेनिफिशियरी ऑफ लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड, इट डिडंट हैव टू स्पेंड एनी मनी टू क्लीन अप द पॉल्यूशन। इन्होंने गंदगी फैला दी हमारे यहाँ, है ना। यूनियन कार्बाइड पूरा जो है, जो सारे जो केमिकल वगैरह सब छोड़ के गए हैं, उन्होंने कुछ साफ़ नहीं किया है और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं लिए गए हैं। तो ये पोल्यूट किया हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे यहाँ पानी जो है वहाँ पर पूरा ख़राब कर दिया गया, है ना।
मतलब कि हमारी कंट्री में जो भोपाल था वहाँ पर पूरे तरीके से ख़राब करके गए, वो पूरा पॉल्यूशन करके गए। यूएस में अगर ऐसा कुछ होता ना तो इनको ना पूरा साफ़ करना पड़ता, प्रॉपर कंपनसेशन देना पड़ता, और उनके साथ में स्ट्रिक्ट एक्शन होती है उनके खिलाफ। ठीक है, तो भोपाल डिज़ास्टर जो था ब्रॉड द इशू ऑफ एनवायरनमेंट टू द फोर फ्रंट। तो भोपाल डिजास्टर से एनवायरनमेंट का भी इशू सामने को आया है ना। सेवरल थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द फैक्ट्री इन एनी वे वर ग्रेटली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पॉइजनस गैस लीक फ्रॉम द प्लांट। अब बहुत सारे लोग जो कि फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं था उनका, वो लोग जस्ट वहाँ पर रह रहे थे पास में, है ना। तो जहाँ जहाँ ये गैस गई ना, उन सारे लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। दिस मेड पीपल रियलाइज दैट एग्जिस्टिंग लॉज टू वीक only cover the individual workers, not persons who might be injured due to industrial accidents। मतलब कि ये जो लॉ है ना इतने वीक हैं, एक तो लॉ है नहीं, और जो हैं थोड़े बहुत ही कमज़ोर हैं। जहाँ पर वर्कर्स की थोड़ी बहुत बात की जाती है और उन लोगों की तो बिल्कुल भी बात नहीं की जाती। जो एक्सीडेंट होगा तो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी भी ख़राब होगी, तो उनकी बात तो बिल्कुल भी नहीं की जाती। इन रिस्पॉन्स टू दिस pressure from the environmental activists and others, in the year following the Bhopal gas tragedy, the Indian government introduced new laws on the environment। तो ये सब देखने के बाद जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि एनवायरनमेंट को आप कैसे बर्बाद कर सकते हो, है ना। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया ताकि लोगों को जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, है ना। तो हेंस फॉर द पोल्यूटर्स वॉज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन टू एनवायरनमेंट। तो पोल्यूटर्स जो भी पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट को या फिर डैमेज करता है एनवायरनमेंट को, तो उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे। एनवायरनमेंट इज समथिंग दैट पीपल ओवर जनरेशंस विल शेयर। तो एनवायरनमेंट ऐसा है कि जो हर जनरेशन शेयर करती है इसको, है ना। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इट कुल नॉट बी डिस्ट्रॉयड मेयरली फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहले तो अंग्रेज़ बर्बाद करके गए एनवायरनमेंट को, है ना। अब इस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आप पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को बर्बाद नहीं कर सकते। एनी मोर डैमेज डाइड, तो और कितने लोगों की जान जाएगी इसकी वजह से, जो पोल्यूशन एनवायरनमेंट का या फिर जो इंसिडेंट देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री में जो फैक्ट्री की वजह से, मतलब कि फैक्ट्री में सेफ्टी मेजर ना होने की वजह से। जो पम्प्स हैं कंटामिनेटेड वेल्स के, मतलब कि जो पोल्यूटेड वाटर है जो कि केमिकल भरा है, तो ऐसा कोई पंप लगे होते हैं हैंड पंप, तो उसको ना रेड कलर से पेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, ये रेड कलर से पेंटेड है, मतलब कि पानी ख़राब है। पर लोकल पीपल जो है इस पानी को यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास में कोई पानी का और कोई सोर्स है नहीं, पर फिर भी इस पानी को यूज़ करते हैं। फिर क्या होगा, इनकी जान जाएगी उससे, है ना, और इनको बीमारियाँ हो जाएंगी। द कोर्ट ऑल्सो गिव अ नंबर ऑफ जजमेंट अपहोल्डिंग राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, सेंटेंसिंग पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक का। तो आर्टिकल 21 जो है उसमें बोलते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, राइट टू लाइफ के बारे में विद डिग्निटी। तो इसमें बोला जाता है कि राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट ना सभी लोगों को अधिकार है, स्वच्छ साफ अच्छा जो एनवायरनमेंट हो, वातावरण हो उसका। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू लाइफ में जो आर्टिकल 21 में राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल इन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। जब पॉल्यूशन फ्री वाटर होगा और अच्छी हवा होगी तभी ना लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता पाएंगे, क्योंकि अगर पॉल्यूटेड वाटर एयर होगा तो लोगों की ज़िंदगी ख़राब होगी, वो बीमार पड़ेंगे, है ना। गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑफ लॉज। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे कानून बनाए, ऐसे प्रोसीजर लेकर के आए कि पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूशन अगर हो रहा है तो उसको कम किया जाए और रिवर्स को साफ़ किया जाए, है ना, जो नदियाँ हैं उनको साफ़ किया जाए और हैवी फाइन लगाया जाए जो भी पॉल्यूट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। ओके, तो यहाँ पर ना अभी गोल 9 दिया गया है। तो गोल 9 में क्या बोला गया है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ऐसा डेवलपमेंट करना है कि अभी भी हमको भी हमारी नीड्स भी फुलफ़िल हो जाए, हमारी जनरेशन की भी, और आगे की जनरेशन को भी कोई भी नुकसान ना हो, है ना, उनकी नीड्स भी फुलफ़िल हो जाए, ऐसा डेवलपमेंट करना रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 में बोला गया इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्रीज़ भी ऐसी हो जो कि पोल्यूट ना करें हमारे इन्वायरमेंट को, है ना, ढंग से लेकर के चलें और सस्टेनेबल ग्रोथ दें वो, है ना। और जो इनोवेशन, ऐसा इनोवेशन करें हम कि हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो, हमारी अर्थ भी अच्छे से रह सके, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाना है, ऐसे जो ब्रिजेस डैम ऐसे नहीं बनाना है कि पूरे इन्वायरमेंट को हम ख़त्म कर दें। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर भी सस्टेनेबल होना चाहिए, ढंग की चीज़ होनी चाहिए, है ना, ताकि इंसानों के भी अच्छे से चल सके और इन्वायरमेंट का भी, दोनों में बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ठीक है, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में। अब यहाँ पर देखते हैं एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी। तो एनवायरनमेंट को भी एक पब्लिक फैसिलिटी आप मान सकते हैं, है ना। इन रिसेंट ईयर वाइल द कोर्ट्स हैव कम आउट विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स ऑन एनवायरमेंटल इशूज़। तो कोर्ट ने भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिए, एनवायरमेंटल कोई इशू आता है तो जो कोर्ट का भी जो ऑर्डर निकल के आता है कि ऐसा ऐसा करना है, पर कभी कभी ना उस ऑर्डर से जो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी अफेक्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है, मतलब ज़िंदगी भी उनमें, उसमें भी दिक्कत आ जाती है। फॉर इंस्टेंस कोर्ट ने बोला कि जो रेजिडेंशियल एरिया है दिल्ली में टू क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट ऑफ द सिटी।
तो इंडस्ट्रीज़ जो है रेजिडेंशियल एरिया में, मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं ना, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं, फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है ना। तो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है और भी पॉल्यूट करते हैं वो हवा और पानी को, है ना। तो इसलिए कोर्ट ने बोला कि इसको ना सिटी के बाहर कर दो। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो पॉल्यूट करती थी नेबरहुड को, several of these industries are polluting the neighborhood, and discharge from these rivers are polluting the river Yamuna because they had been set up without following the rules। और ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, आपने देखा होगा यमुना के पोल्यूशन के बारे में पता होगा, इतना पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, ऐसा ना उसमें फॉर्म तक निकल गए हैं इतने ज़्यादा वाइट कलर के, है ना। ऐसा लगता है आइस ऊपर, वो आइस नहीं है, वो पोल्यूशन है, ठीक है। तो बहुत ही गंदी है, गंदी हो गई है यमुना रिवर, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि इतना पोल्यूट करती हैं इंडस्ट्रीज़, जो भी उनसे निकलता है ना कचरा वगैरह, तो सारा नदियों में जाता है ना, हवा भी ख़राब होती है और नदी भी पोल्यूट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो, और इन्होंने ना इंडस्ट्रीज जो भी सेटअप की हैं बिना रूल्स को फॉलो किए हुए सेटअप किए हैं, इसलिए बोला कि दिल्ली से बाहर निकलो, है ना। अब दिल्ली से बाहर लगाएंगी तो वहाँ पर भी तो इंडस्ट्रीज़ पोल्यूशन करेंगी ना, तो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स की ज़रूरत है, रूल्स ऐसे हों कि पोल्यूशन ना हो, ठीक है। अगर पोल्यूशन करते हैं तो इनके ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जाए, उनसे सारे रूल्स फॉलो करवाए जाए, ये होना चाहिए। बट वाइल द कोर्ट एक्शन सॉल्व वन प्रॉब्लम, तो कोर्ट के एक्शन ने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करती कि पोल्यूशन नहीं होगा, पर दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बिकॉज अगर इंडस्ट्रीज़ बंद होती है ना, तो बहुत सारे लॉ जो वर्कर वहाँ पर काम करते हैं उनकी जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी तो उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, वो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, है ना। अदर वर फोर्स टू गो टू फार अवे प्लेसेस वेयर दीज फैक्ट्रीज हैड रीलोकेटेड। कुछ लोगों की तो जॉब चली गई, कुछ लोग जो थे उनको वहाँ दूर जाके रहना पड़ रहा, मतलब कि वहाँ रीलोकेट होना पड़ रहा क्योंकि फैक्ट्री वहाँ पर चली गई, है ना। एंड द सेम प्रॉब्लम नाउ बिगिन टू कम अप इन दीज एरियाज। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर निकल के आने लगी क्योंकि इंडस्ट्रीज फिर से पोल्यूशन करने लगी वहाँ पर। और जो इशू है सेफ्टी कंडीशन का वर्कर्स की, तो वो भी सॉल्व नहीं किया गया, वो भी चल ही रहा है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, कानून जो है तो पर वो उतना लागू नहीं किया जाता है, लोग फॉलो नहीं करते हैं और उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी नहीं मिलता उसके लिए। तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाए जाएँ उनसे, इंडस्ट्री से पेनाल्टीज़ लगाई जाए हैवी, है ना। ह्यूमन राइट को लेकर के चला जाए, आर्टिकल 21 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको सबसे पहले रखा जाए, तो तभी हमारे यहाँ की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, है ना। Recent research on environmental issues in India had highlighted the fact that the growing concern for the environment among the middle class is often at the expense of the poor। जो अभी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी देखेगा इंडिया में, तो उसमें भी इफेक्ट निकल के आया कि जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल जो कंसर्न है ना, हम जागरूक हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए, तो वो मिडिल क्लास में, तो जो पुअर है ना उनकी, मतलब उनका मतलब पुअर का घाटा होगा, मतलब कि पुअर का नुकसान होगा, जो गरीब लोग हैं ना उनका ज़्यादा नुकसान होगा इसमें। मिडिल क्लास कंसर्न कर रही है, परेशान हो रही है इन्वायरमेंट के लिए, तो उससे जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा दिक्कत आएगी। कैसे आएगी, जैसे कि ना फॉर एग्जांपल स्लम नीड्स टू बी क्लीन्ड एज अ पार्ट ऑफ द सिटीज ब्यूटिफिकेशन ड्राइव, और इज अ केस अब पॉल्यूटिंग फैक्ट्री इज मूव टू द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। अब देखो जो फैक्ट्री थी तो वो हटाई गई, तो उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे, वो गरीब तबके से आते थे, है ना। तो उन लोगों की जॉब चली गई, तो अफेक्ट किसको हुआ, गरीबों को, है ना। अभी क्या करते हैं, स्लम एरिया जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, उनके पास में घर नहीं होते, वो लोग बहुत काम करते हैं, डेली दिन का कमाते हैं और खाते हैं। तो कहते हैं कि इस्लाम एरिया जो झुग्गी झोपड़ी होती है, आपने धारावी के बारे में सुना होगा मुंबई में, है ना। तो इनको हटा देना चाहिए, साफ़ कर देना चाहिए, ताकि हमारी जो सिटी ब्यूटीफुल रहे, है ना, अच्छी दिखे। तो फिर ये लोग क्या होगा इन लोगों का, है ना। पोल्यूटिंग फैक्ट्री जैसे कि सिटी के बाहर कर दी गई, तो गरीबों का नुकसान हुआ, है ना, वहाँ पर भी। तो वहाँ पर भी कोई ज़्यादा अच्छा चीज़ देखने को नहीं मिली, वहाँ पर भी पॉल्यूशन हो रहा है प्रॉपर, है ना। वहाँ पर भी वर्कर्स की कोई सेफ्टी है नहीं। एंड वाइल दिस अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर अ क्लीन एनवायरनमेंट इज इंक्रीजिंग, देयर इज़ अ लिटिल कंसर्न फॉर द वर्कर सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स देमसेल्फ। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट का भी जो कंसर्न निकल के आ रहा है कि इन्वायरमेंट साफ़ रहना चाहिए, तो वर्कर की सेफ्टी भी इससे लिंक्ड है ना। क्योंकि जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं वो भी तो पॉल्यूटिंग इन्वायरमेंट में ही रह रहे हैं ना, तो और उनके साथ भी अच्छा कोई बिहेवियर होता नहीं है, है ना। और उनको प्रॉपर वेजेस नहीं दी जाती हैं, और वहाँ पर जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनकी कोई सेफ्टी रहती नहीं है कि केमिकल से उनको एक्सपोजर हो रहा, मतलब केमिकल्स वगैरह उनके अंदर जा रहे हैं, है ना। वो सूंघ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो भी निकल के आता है। और फैक्ट्री में कोई जो अलर्ट वाला कोई सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं है ना, अपने यहाँ सेफ्टी मेजर्स लिए नहीं जाते फैक्ट्री में, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में देखा आपने, है ना। के बारे में कोई सोचता नहीं है, बहुत कम ही, मतलब थोड़ा बहुत ही वर्कर की सेफ्टी के बारे में सोचा जाता है। द चैलेंज इज़ टू लुक फॉर सोल्यूशन वेयर एवरीवन कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम द क्लीन एनवायरनमेंट। तो ऐसा सोल्यूशन चाहिए जहाँ पर सभी लोगों को बेनिफिट हो क्लीन एनवायरनमेंट से। वन वे दिस कैन बी डन इज़ ग्रेजुअली मूव टू क्लीनर टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेस एंड फैक्ट्रीज। एक तरीका ये है कि हम फैक्ट्रीज़ में ऐसी क्लीन टेक्नोलॉजी लेकर के आएँ कि वहाँ पर पोल्यूशन हो ही ना,
है ना। जैसे कि कई सारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जैसे कि अगर कोल से वो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो कोल से जनरेट ना करके वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, सोलर पावर का यूज़ करें। अगर वो लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं डायरेक्टली जो वेस्ट है फैक्ट्री का पानी में, तो वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, है ना। तो ऐसे सोल्यूशन देखने पड़ेंगे। द गवर्नमेंट हैड टू इनकरेज एंड सपोर्ट फैक्ट्रीज टू डू दिस। तो गवर्नमेंट को इनकरेज करना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा फैक्ट्रीज़ को कि वो ऐसा काम करें। इट विल नीड टू फाइन, और फाइन करना पड़ेगा जो भी पोल्यूट करती हैं इंडस्ट्रीज़, और इंसेंटिव भी दे सकते हैं जो कि अच्छा काम करती हैं इंडस्ट्रीज़, है ना, उनको थोड़ा अप्रिशिएट करने के लिए। This will ensure that the workers' livelihood are protected and both workers and communities living around the factories enjoy a safe environment. तो क्या होगा इससे कि वर्कर जो है उसका लाइवलीहुड भी प्रोटेक्ट होगा, उसकी जॉब नहीं जाएगी, वो अपनी ज़िंदगी चला पाएगा। और वर्कर हो चाहे कम्युनिटी हो, सभी लोग एक सेफ़ जो फैक्ट्री में एंजॉय कर पाएंगे, सेफ़ इन्वायरमेंट में, है ना। फैक्ट्री के पास सेफ़ इन्वायरमेंट रहेगा, है ना। तो ये भी देख के चलना पड़ता है। तो इन्वायरमेंट का कंसर्न देखा हमने, फैक्ट्रीज़ के बारे में भी देखा, है ना। एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन। जो व्हीकल्स हैं जो बहुत पुराने हो जाते हैं ना, आजकल थोड़ी अच्छी क्वालिटी के आने लगे, तो उससे बहुत धुआं निकलता है, बहुत ज़्यादा। तो उससे भी बहुत पोल्यूशन होता है। और हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उतना अच्छा है नहीं अपनी कंट्री में, है ना। बहुत ज़्यादा उसमें क्राइम भी देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और अनहाइजीनिक कंडीशन होती है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि अपनी गाड़ी से जाना, टू व्हीलर है सबके पास आजकल, टू व्हीलर सबके पास है, तो उसी से जाना प्रेफर करते हैं, चाहे 5 लद के जाना पड़े उसमें, है ना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं लोग, है ना। रेलवे को बहुत यूज़ करते हैं ना, रेलवे को। ट्रेन में जाना ठीक है, पर बाकी जो बस वगैरह है वो बहुत ही वैसी हो जाती है, फिल हो जाती है ना। अब इतने सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ यूज़ करेंगे तो व्हीकल पोल्यूशन तो होगा, है ना। जब व्हीकल से पोल्यूशन होगा तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा। इन सीरीज ऑफ रूलिंग 1998 से ऑनवर्ड से जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूजिंग डीजल टू स्विच कंप्रेस नेचुरल गैस। तो जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल थे 1998 में, तो कम ही, मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे, टू व्हीलर कम थे। आजकल जो है सबके पास में गाड़ी है ना। तो आजकल लोग यही यूज़ करते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस टाइम पर डीजल को यूज़ करते थे। डीजल यूज़ करने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उन्होंने बोला सीएनजी पे शिफ्ट करो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से थोड़ा कम पोल्यूशन होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूव एयर पोल्यूशन जो सिटी में है थोड़ा कम हो गया था। अगर ये कम सीएनजी यूज़ किया गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है डीजल की जगह सीएनजी यूज़ करें, तो उससे पोल्यूशन थोड़ा कम हो गया दिल्ली में। बट अ रिसेंट रिपोर्ट बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली शोज द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द एयर। पर अभी नई रिपोर्ट निकल के आई जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में, तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस देखने को मिले एयर में, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक हैं, टॉक्सिक हो जाएंगे, मतलब हमें बीमार कर देंगे। तो ऐसे पार्टिकल्स एयर में दिखने लगे हैं, है ना, जो कि हमारे सांस के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर चले जाते हैं जब हम इनहेल करते हैं। तो दिस इज़ ड्यू टू एमिशन फ्रॉम द कार्स ऑन डीजल। तो ये क्यों हो रहा है, जो एमिशन निकल रहा है ना कार से, डीजल से, क्योंकि कार जो है डीजल से चलती है ना। तो उससे रेदर देन पेट्रोल से नहीं चली थी उस टाइम पर, डीजल ही यूज़ करते थे। अ शार्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड, और कार्स का भी जो नंबर इंक्रीज़ हो गया रोड में, उसकी वजह से जो है ये डीजल की एमिशन, डीजल की वजह से जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस देखने को मिल रहे हैं। अभी पेट्रोल यूज़ करते हैं तो पेट्रोल से भी एमिशन होता है, मतलब पोल्यूशन होता है ना। तो उससे भी गैसेस निकलती हैं, तो उसको भी मना करते हैं। फिर सीएनजी आया, सीएनजी के बाद में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगी हैं, है ना। अभी ये देखो वर्कर्स आउटसाइड क्लोज्ड फैक्ट्री, इतने सारे वर्कर्स बैठे हुए हैं, जो फैक्ट्री बंद हो गई उसके पास में, है ना। तो थ्रोन आउट ऑफ वर्क, तो उनकी जो काम से उनको निकाल दिया गया। मैनी वर्कर्स एंड अप स्मॉल ट्रेडर्स और इस डेली वेज लेबरर्स। तो बहुत सारे वर्कर्स जो हैं, एक तो वो छोटे मोटे काम करने लगे हैं ना, जो व्यापारी बन गए, और डेली के एक दिहाड़ी वाले वर्कर बन गए, जो लेबर होते हैं ना, रोज़ दिन का कमाते हैं और खाते हैं, वो वाले। तो some might find work in even a smaller production unit where the condition of work are even more exploitative and the enforcement of laws are weaker. कुछ लोगों को ऐसी जगह काम करना पड़ रहा है जो छोटे मोटे जो यूनिट होते हैं ना, प्रोडक्शन यूनिट, जहाँ पर बिल्कुल ही जो लॉ को तो भूल ही जाते हैं, वो लोग वायलेट करते हैं, और वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब और बुरी कंडीशन रहती है वर्कर्स की। Advanced countries are relocating the toxic and hazardous industries to developing country to take advantage of the weaker laws in the countries and keep of their own country safe. अभी देखो क्या हुआ था कि यूनियन कार्बाइड ने इंडिया में लोकेट किया, क्योंकि प्लांट जो था पेस्टिसाइड का, क्योंकि हमारे देश में ना जो बहुत ज़्यादा वीक लॉ थे, सेफ्टी मेजर भी नहीं चलता, करप्शन के थ्रू सब कुछ अशांत बिठाया जा सकता है ना। तो इस तरीके की कंडीशन थी, इसलिए वो लोग जो है हमारे यहाँ आ गए, है ना, हमारे यहाँ प्लांट लगा दिया। और जब इतनी बुरी कंडीशन थी तो इसलिए हमारे यहाँ वो जो हादसा हो गया, जो मतलब कि जानबूझ के किया गया, गलती थी वो, है ना। तो वो हो गया, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई
है ना, भोपाल में, भोपाल गैस ट्रेजेडी में। ओके, तो एडवांस कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ मानी जाती हैं, यूएस हो गया, यूरोप की हो गई, तो वो लोग ना अपने यहाँ अपनी कंट्री में ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस इंडस्ट्री होती है, बहुत ख़तरनाक होती है, जो केमिकल वगैरह की है ना। वो लोग क्या करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, पुअर कंट्री हैं, जैसे कि अफ्रीकन हो गई, और जो साउथ अमेरिका में हो गया, और जो एशिया में हो गई, जैसे इंडिया भी हो गए, है ना, चाइना हो गया, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, है ना, ताकि ना वो लोग वीक लॉ का फ़ायदा उठा सकें, और अपने यहाँ नहीं लगाते हैं, है ना, क्योंकि उनके यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, और वो लोग अपनी कंट्री को बचा लेते हैं, सेफ़ रखते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये ना होस्ट है, यहाँ पर ना बहुत सारी पेस्टिसाइड की, एप्सीटोस की, और प्रोसेसिंग जिंक एंड लेड की। तो लेड भी बहुत ख़तरनाक होता है, पता, इससे भी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये सारी जो फैक्ट्रीज़ है ना, जो पेस्टिसाइड वगैरह, ये जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसी कंट्रीज़ में लगाते हैं ये लोग, जहाँ पर रूल्स बहुत वीक हैं, है ना, यहाँ पर जो है वर्कर के सेफ्टी लॉज भी बहुत वीक है, तो यहाँ पर लगाना आसान हो जाता है, चीप लेबर मिल जाता है काम करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो ये लोग फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। शिप ब्रेकिंग इज़ अनदर हज़ार्डियस इंडस्ट्री। जो बड़े बड़े शिप होते हैं ना, उनको मतलब जब वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब उनकी सर्विस पूरी हो जाती है, तो उसको पूरा उनके ढांचे को पूरा तोड़ा जाता है ना, सारे पार्ट्स को निकाला जाता है। तो ये भी बहुत ख़तरनाक काम है, जो कि ना साउथ एशिया में बढ़ता जा रहा है। साउथ एशिया में, जो कि इंडिया आ गया, श्रीलंका आ गया, है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब जो है ना साउथ एशिया में आते हैं। Old ship no longer in use and are sent to shipyards in Bangladesh and India for scrapping. जो ओल्ड शिप है, पुरानी शिप है, उनको यूज़ नहीं किया जाता है, उनको शिपयार्ड में भेजा जाता है इंडिया और बांग्लादेश के, ताकि वो उसको पूरा निकाल लें, जो भी सामान काम का लगे उसको यूज़ करे, है ना। तो इस तरीके से दीज शिप्स कंटेन, तो इसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं, जब इसको ब्रेक किया जाता है तो इससे निकलते हैं सब्सटेंसेज। वो 30 फ़ोटो, ये शिप ब्रेकिंग की फ़ोटो है ना, अलंग गुजरात की है ये। ओके, तो ये शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के बारे में बताएगा, ये भी बहुत पॉल्यूट करती है, जो कि साउथ एशिया में ज़्यादातर पाई जाती है ना। अभी कंक्लूजन देखते हैं, चैप्टर तो हो गया है कंप्लीट। लॉज आर नेसेसरी इन मनी सिचुएशन, कानून की बहुत ज़रूरत होती है, वेदर दिस इज़ भी मार्केट हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो। सो टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस, क्योंकि उन पीपल की जो इंसान है उनके साथ में बहुत सारा गलत होगा, मतलब उनके साथ में बहुत ही गलत होगा अगर उनके जो कानून है उनको ना बचाए। मार्केट में भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ऑफिस में भी, फैक्ट्री में भी। मार्केट में जैसे कि शर्ट वाली स्टोरी देखी थी हमने, है ना, फैक्ट्री में अभी देखा हमने, तो इस तरीके से चाहे प्राइवेट कंपनी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, बिजनेस पर्सन हो, वो प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, और प्रॉफिट के लिए वो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्कर्स को बहुत कम पैसे देना, है ना, और कम पैसों में उनसे काम करवाना, एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन, बच्चों को काम पर लगाना, है ना, और इग्नोरिंग द कंडीशन ऑफ वर्क, कैसी कंडीशन में वर्कर काम कर रहे हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, सेफ्टी मेजर भी कोई नहीं लेते, इग्नोरिंग द डैमेज टू द एनवायरनमेंट को वो लोग पोल्यूशन कर रहे हैं तो इसके बारे में भी नहीं सोचते हैं, एंड हिंस टू द पीपल इन द नेबरहुड, और जो भी नेबरहुड में आसपास लोग रह रहे हैं उनको भी कितना नुकसान पहुंचा रहा है ये भी कोई नहीं सोचता, है ना, सिर्फ वो लोग अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। मेजर रोल ऑफ द गवर्नमेंट देयरफॉर इज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट कंपनी बाय मेकिंग, इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग लॉस टू प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर सोशल जस्टिस। तो गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो कंट्रोल करे जो प्राइवेट कंपनी की एक्टिविटीज़ को, जो भी प्राइवेट कंपनी कर रही हैं, क्योंकि ताकि लॉ बना के, लॉ को फोर्स करवा के, और लॉ को ना मतलब इम्प्लीमेंट करके, ताकि अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो और लोगों को सोशल जस्टिस मिल सके, उनके साथ में अन्याय ना हो। दिस मीन्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप्रोप्रिएट लॉज, का मतलब है कि गवर्नमेंट को एक बहुत ही अच्छा लॉ लाना पड़ेगा, है ना, कानून लाना पड़ेगा, और उस कानून को लागू करना पड़ेगा। लॉज आर दैट आर वीक एंड पुअरली इन्फोर्स कैन शो द सीरियस हार्म एज द भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो जो लॉज थे ना बहुत ही वीक थे, और बहुत ही गलत तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट किया ही कहाँ था उनको, है ना, जो भी वीक लॉज थे उसको भी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में हमने पूरा समझा किस तरीके से वहाँ पर लोगों के साथ में अन्याय हुआ, है ना। वेल द गवर्नमेंट हैज़ लीड टू, मतलब लोगों के साथ में कितना बुरा हाल जो हुआ, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ अ लीडिंग रोल इन दिस रिस्पेक्ट, पीपल कैन एक्सर्ट प्रेशर सो वो द प्राइवेट कंपनीज इन द गवर्नमेंट एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। अब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट का रोल तो है ही, पर लोगों का भी रोल होना चाहिए, लोगों को भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए जो कि करप्ट हैं, जो कि क्रिमिनल है ना, जिनके लिए पैसा ही बस सब कुछ है, लोगों की भलाई कुछ भी नहीं है। तो उनकी हिस्ट्री बता देती है आपको, जो भी वो लोग काम किए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो लोगों को भी अपना नेता ढंग से चुनना चाहिए, और अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए कि तुम काम नहीं कर रहे हो, लोगों को साथ में आना पड़ेगा इसके लिए, है ना, ताकि प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो लोगों के काम करे, लोगों के लिए काम करे, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए। इन्वायरमेंट एज वी सॉ इज एन एग्जाम्पल वेयर पीपल हैव
pushed a public cause and the court have upheld the right to healthy environment is intrinsic to the right to life. Environment हमने देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जहाँ पर लोगों ने पब्लिक कॉज बताया कि सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट जो है इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ का, मतलब राइट टू लाइफ का पार्ट है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट. In this chapter, we have argued that the people now must demand that this facility of healthy environment to be extended to all. हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि लोग जो हैं वो डिमांड करते हैं कि जो राइट टू फैसिलिटी है ना हेल्दी इन्वायरमेंट की, वो सभी लोगों को मिले, मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट सभी लोगों के लिए होगा, है ना. लाइकवाइज वर्कर्स राइट, जो राइट टू वर्क है, राइट टू फेयर वेज है, डिसेंट वर्क कंडीशन हो, ढंग की कंडीशन हो काम करने की. ऐसा नहीं है बहुत ही बुरी कंडीशन में लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो ऐसी कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए. इज़ एन एरिया वेयर द सिचुएशन इज़ वेरी स्टिल वेरी अनफेयर. तो ये इस जगह पर ना अभी भी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, लॉज है तो पर इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते, लॉज भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और वर्कर की कंडीशन भी नहीं है. पीपल मस्ट डिमांड स्ट्रॉन्गर लॉ प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स इंटरेस्ट सो दैट राइट टू लाइफ इज़ अचीव्ड फॉर ऑल. तो लोगों को डिमांड करना पड़ेगा ताकि लोग जो वर्कर्स हैं ना उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल सके, ताकि राइट टू लाइफ सभी लोगों को मिले, है ना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 8, तो हमने अभी देखा था 9 गोल के बारे में, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 8 है डिसेंट वर्क इन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि डिसेंट वर्क होना चाहिए. तो डिसेंट वर्क क्या हुआ कि ऐसा वर्क नहीं कि जहाँ पर लोगों की जान जा रही है, जहाँ पर बहुत खतरा है, उनकी कंडीशन ख़राब है, तो ढंग का मतलब इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ पर भी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए. इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऐसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए कि जो वर्कर्स को भी साथ में लेके चल रहे हैं, सोसाइटी को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं और कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, सभी लोगों को साथ में लेकर के चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, है ना. ऐसा नहीं कि सिर्फ जो प्रॉफिट ले रही है फैक्ट्री और उनका बस होना चाहिए. तो डिसेंट वर्क होना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, तो इसको भी अचीव करना है. और इसमें ही बोला जाता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए इसकी गोल में ना, मतलब हमने आपको बताया था जो 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक अचीव करने हैं, है ना. और इसमें 17 गोल हैं और 169 टारगेट्स हैं, 169 टारगेट्स हैं इसमें. तो 169 टारगेट्स में से इसमें भी कई सारे टारगेट हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसमें 8 में. तो इसलिए बोलते हैं कि जो चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, है ना, बॉन्डेड लेबर नहीं होना चाहिए और ढंग से लोगों का वेलफेयर होना चाहिए और जो वर्कर्स हैं उनके साथ में अन्याय भी नहीं होना चाहिए, है ना. तो ये था, अब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पर, ये है द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग आइडल. अब जो हमारा संविधान है ना वो जीवित संविधान है, उसको आप देख सकते हो कि मतलब कि 75 साल हो गए हमारे संविधान, मतलब 75 नहीं, मतलब कि उसको ना 73 हो गए ना, तो उसको ना जो कॉन्स्टिट्यूशन है 73 तो बने हुए हैं, इम्प्लीमेंट किए तो ज़्यादा नहीं हुए. तो जो 73 ईयर्स हो गए, तो उसमें भी आप देखो तो हमारे संविधान में अभी भी वो प्रॉपर्ली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो एक लिविंग आइडल है. उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अमेंडमेंट कर सकते हो. इतना अच्छा हमारे यहाँ संविधान जो बनाने वाले निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो उन्होंने इतना सोच समझ के हमारे संविधान को बनाया जो कि हमारी कंट्री को एक सही दिशा में लेकर के चल रहा है ना. तो राइट टू लाइफ जो है इसके बारे में हम जानेंगे इस आर्टिकल में भी, है ना. तो राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट दैट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू ऑल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. राइट टू लाइफ हमने देखा था आर्टिकल 21 में दिया गया है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सिटीजन है कंट्री के, सभी लोगों को दिया गया है. एज यू हैव रीड इन दिस बुक, हमने बुक में पढ़ा कि ओवर द ईयर्स राइट टू लाइफ जो है ना आर्टिकल 21 में हैज़ बीन यूज्ड बाय ऑर्डिनरी सिटीजन टू इंक्लूड इशूज़ टू मेक द राइट मोर मीनिंगफुल एंड सब्सटेंशियल. तो इसमें ना कई सारे इश्यूज़ इन्वॉल्व हो गए थे, जिससे ऑर्डिनरी सिटीजन्स ने इसको, जो सिटीजन है ना, तो उन्होंने इसको यूज़ किया आर्टिकल 21 को, और जो कोई भी इशू था ना तो उसको इंक्लूड किया गया और राइट टू लाइफ बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल और अच्छा बन गया और बड़ा हो गया और ब्रॉड हो गया, है ना. सो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने केस पढ़ा था हकीम शेख का, है ना. हकीम शेख जो पढ़ा था कि उनको हॉस्पिटल लेकर गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो हॉस्पिटल वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया था एडमिट करने में, पब्लिक हॉस्पिटल ने. फिर प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर के गए जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, है ना. उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो गई थी क्योंकि एक्सीडेंट के बहुत देर बाद वो प्राइवेट पहुँच पाए थे, है ना, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल ने उनको अलाउ नहीं किया था, ले नहीं रहे थे वो लोग. तो कोर्ट में गए थे वो, तो कोर्ट में उनको बताया गया कि राइट टू हेल्थ जो है ना वो राइट टू लाइफ का पार्ट है. राइट टू हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सिमिलरली हमने एक और केस पढ़ा स्लम ड्वेलर्स का, है ना, ओल्गा तेलेस जो केस था मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का. तो वहाँ पर ना मुंबई में जो स्लम है, जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, तो उनको बोला था कि वहाँ से खाली करवाओ, है ना. तो बोला गया राइट टू लाइवलीहुड जो है ना पार्ट है हमारे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का. इन दिस चैप्टर यू हैव रीड, हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा कि पर्सन का राइट टू लाइफ है, कि वो राइट टू लाइफ में ये भी इंक्लूडेड है कि राइट टू एन्जॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ. ठीक है, राइट टू लाइफ में ही इंक्लूडेड है ये भी. और फिर हमने एक और केस में देखा कि राइट टू एजुकेशन भी पार्ट है, राइट टू शेल्टर, ये भी हमने पढ़ा आर्टिकल 21 में. तो राइट टू लाइफ का कितना ब्रॉड मीनिंग हो गया, है ना. राइट टू लाइफ का आर्टिकल 21 का मतलब हो गया राइट टू लाइफ हो गया, है ना. यहाँ पर शेल्टर आ गया, यहाँ पर एजुकेशन आ गया 21A आर्टिकल में, है ना. यहाँ पर जो आ गया राइट टू हेल्थ आ गया,
है ना, राइट टू लाइवलीहुड आ गया, है ना, तो कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हो गई। ओके, और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया, है ना, तो कई सारी चीज़ें हो गई आर्टिकल 21 में। तो मतलब केस बाय केस और ज़्यादा ये ब्रॉड होता जा रहा है ना। above expand the above expand the understanding of the right to life was achieved through the efforts of the ordinary citizen to get justice from the court when they believe that their fundamental rights are being violated। तो ये जो एक्सपेंड हुआ ना हमारे राइट टू लाइफ, तो ये तभी हो पाया क्योंकि लोगों का एफर्ट थे, क्योंकि वो जस्टिस के लिए कोर्ट में जाते थे। उनको लगता था कि फंडामेंटल राइट वॉलेट नहीं होने चाहिए, अगर वॉलेट हो रहे हैं तो वो कोर्ट में जाते थे। एज यू रीड इन सेवरल इंस्टेंसेस इन दिस बुक, हमने इस बुक में पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट जो है टाइम पर, हर टाइम पर, मतलब अगेन एंड अगेन जो है वो काम आते हैं नए लॉ बनाने में, है ना, एंड एस्टैब्लिशिंग सर्टेन पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट ऑल सिटीजन्स। तो फंडामेंटल राइट से लिंक होते हैं ना सारे जितने भी लॉज होते हैं, पॉलिसीज हो गई। all of this is possible because our constitution contains certain constitutive rules that work towards protecting the dignity and self respect of all citizens of India and guard against all form of possible violation। क्योंकि हमारा संविधान जो है ना वो ही प्रोटेक्ट करता है लोगों की डिग्निटी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, और अच्छे से लेकर के चल सके। संविधान ने ही बोला है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, ठीक है। गवर्नमेंट को लिमिट किया है कि गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती है ना, और गवर्नमेंट का काम क्या है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है ना, जो उनके लिए वेलफेयर के लिए काम करना है। वॉट दिस शुड बी इंक्लूड इज स्पेल्ड आउट इन द वेरियस प्रोविजन ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। हमने रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा था, है ना। ये सब बोला गया है इसमें कि जो फंडामेंटल राइट में ही सारी चीज़ें दी गई हैं बेसिकली, क्योंकि ये मौलिक अधिकार यहाँ जिस सिटीजन को दिए गए हैं हमारी कंट्री के। अगर इसका वॉयलेशन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो। बट जो अभी हमने केसेस हाईलाइट किए हैं, देयर इज़ ऑल्सो एन इंट्रिंसिक फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है, एकदम रिजिड नहीं है कि बिल्कुल बदला ही नहीं जा सकता, है ना, इसको टच भी नहीं कर सकते, है ना, इस तरीके का नहीं है। यहाँ अलाउ है कि एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग ऑफ इशूज़ टू बी इंक्लूडेड दिस आइडिया ऑफ द डिग्निटी एंड जस्टिस दैट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, है ना। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वही अलाउ करती है हमें कि जो हम अपने इश्यूज़ वगैरह हैं उसके थ्रू जो डिग्निटी आइडिया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, डिग्निटी का, जस्टिस का, तो उसको और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ करता है। बहुत फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है ना। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है अलाउ करता है न्यू इंटरप्रिटेशन। ऐसा नहीं है जो संविधान में लिखा है वही बस है। हमारी कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है, वो फाइनल इंटरप्रिटेटर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब कि वही बताते हैं अगर आर्टिकल 21 में ये सब इंक्लूडेड हुआ है तो ये क्यों हुआ है इंक्लूडेड, क्योंकि कोर्ट ने बताया कि इसमें ये इंक्लूडेड है ना, क्योंकि कोर्ट ने जो अपना इसको जो है इंटरप्रिटेशन किया है इसका। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को है ना लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है ना। मतलब फ्लेक्सिबल ऐसे है कि इसको ना जो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ उसमें बदल नहीं सकती, अगर लगता है टाइम के साथ तो वो बदल सकती है। जैसे आर्टिकल 21 में बहुत सारी इंक्लूडेड हो गई, बहुत सारी चीज़ें बढ़ा दी गई है ना। राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू शेल्टर हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे संविधान में लिखी नहीं गई हैं, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इशूज दैट वर नॉट प्रेजेंट इन द रिटन फॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेजेंटेड इन 1949। तो हमारे जो संविधान मेकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, उन्होंने ये बात तो की थी पर उन्होंने डायरेक्टली इसको लिखा नहीं था, है ना। वो भी जानते थे कि राइट टू लाइफ का मतलब ये होता है ना, नॉर्मल सी बात है। बट they were present in spirit that the democratic ideals that constitution established allowed the person to use the potential process to continually ensure that these ideals become a reality in the lives of the ordinary citizen। ये जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इस्टेब्लिश की, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, तो कई सारे आइडियल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको अचीव करना है तो इनका बहुत डीप मीनिंग है, पता है, इनका बहुत डीप मीनिंग है। जैसे कि आर्टिकल 21 का बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग हो गया है ना। तो ये जो है जो ज़िंदगी है जो हमारे यहाँ सिटीजन्स की, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये आइडियल जो हैं, और जो ये पॉलिटिकल प्रोसेस में इंश्योर करते हैं कि आइडियल्स जो है ना रियलिटी बन जाए, जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारे सिटीजन्स की, उसमें, है ना, जो संविधान में भी दिए गए हैं। एज द चैप्टर्स इन दिस बुक डिस्कस मच हैज़ बीन डन इन दिस प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं उनको रियलिटी में लेकर के आया जाए, जैसे कि जस्टिस है तो वो सभी लोगों को जस्टिस मिले, है ना, तो उसको रियलिटी में लाया जाए। बट एज दीज चैप्टर्स ऑल्सो पॉइंट आउट अ लॉट ऑफ स्टिल रिमेन्स। तो इस चैप्टर में कई सारी चीज़ें हैं पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी बची हुई हैं। सेवरल स्ट्रगल्स बाय पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर्व एज अ continual reminder that serious issues of equality, dignity, self-respect remain to be realized in the lives of the majority। तो अभी भी हमारे यहाँ स्ट्रगल चलते हैं कंट्री में ताकि इक्वालिटी हो, डिग्निटी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो लोगों की, और वो रियल लाइफ में हो, है ना, सभी लोगों के पास। दिस स्ट्रगल एज यू रीड इन द क्लास, हमने 7 की बुक में भी पढ़ा था, है ना। जो मीडिया इसको कवर नहीं करती है, मीडिया भी कभी कभी बाइस्ड हो जाती है ना। मीडिया फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, पर ये भी बाइस्ड हो जाती है। बट दिस डज नॉट in any way diminish the attention that they observe। पर
पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इन इशू को उठा नहीं रहा है तो इनको अटेंशन नहीं मिलेगी। इक्वालिटी, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसे इश्यूज़ को तो मिलती ही है ना अटेंशन। और फिर हमारे संविधान को बार बार कोट किया जाता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट लेकर के चलते हैं इसको आगे, है ना। तो ये जो है ये कभी मिट नहीं सकते हैं ना, तो इन आइडियल्स को हमारी सोसाइटी में लेकर के आना है इनको। सुप्रीम कोर्ट भी ध्यान रखते हैं, है ना, और जो हमारे यहाँ की जुडिशरी है वो भी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गए, है ना, और सबऑर्डिनेट कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। द वेरियस चैप्टर इन दिस बुक, हमने कई सारे चैप्टर पढ़े इस बुक में, जिससे हमने डेमोक्रेटिक आइडियल्स हमको समझ में आए, है ना, आपको भी समझ में आए होंगे। ओके, जो हमने आपको एक्सप्लेन किया डेमोक्रेटिक आइडियल्स के बारे में, दैट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, एंड द वेज इन विच इट अफेक्ट्स द पीपल लाइफ, जो पीपल की डेली लाइफ है ना उसको किस तरीके से ये आइडियल्स अफेक्ट करते हैं, ये भी हमने देखा। वी हैव डन दिस विद द इंटेंट दैट दिस माइट प्रोवाइड यू द टूल्स with which you can critically begin to understand and examine the world around you and participate in it as the constitution prescribes। तो मतलब कि जो आप ना, आपको ये समझाया गया, आपको ये मतलब आपको अपने संविधान के बारे में जानने को मिला, है ना, और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं वो आपकी ज़िंदगी को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप जो आपके आसपास का जो वर्ल्ड है आपको उसको समझ पाओगे और पार्टिसिपेट कर पाओगे उसके अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा गया है, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी। जब आप इन आइडियाज़ को समझोगे, जब हमारे संविधान के मीनिंग को समझोगे, उसमें लिखा क्या है ये समझोगे, तो आप अपनी ज़िंदगी और अच्छे से बिता पाओगे, है ना, और हमारे देश को आगे लेकर के चल पाओगे, है ना। तो ये बताया गया है, बुक भी हो गई कंप्लीट और आपका चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट। तो फिर बाय बाय। ओके, कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।